1983 रेवनस्पोर्ट, एक शहर जहां पावर सिर्फ पैसों से नहीं, खून और धोखे से लिखी जाती है। इस अंधेरी दुनिया के बीच खड़ा है राफेल सोरेल, एक ऐसा नाम जिससे पूरा सिटी कांपता है। और फिर उसकी जिंदगी में आती है मीरा लॉरेंट, एक गरीब लड़की जो सिर्फ अपनी बीमार माँ को बचाना चाहती है। लेकिन मदद मांगने निकली मीरा धोखे, गैंग्स और एक खतरनाक गेम के बीच फंस जाती है। एक तरफ मजबूरी, दूसरी तरफ माफिया का सबसे रूथलेस बॉस। पर असली ट्विस्ट तब शुरू होता है जब मीरा को सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि किसी और की जिंदगी जीनी पड़ती है। झूठ, बिट्रियल, फेक आइडेंटिटीज और डेंजरस अट्रैक्शन के इस खेल में सवाल सिर्फ इतना है, क्या मीरा राफेल को बर्बाद करेगी या वही उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा? जब प्यार और पावर आमने सामने आते हैं तो जीतता कौन है? हेलो एवरीवन, मैं हूं लियाना रोज और ये है आज की कहानी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1983 में नेदरलैंड्स के रेवनस्पॉट से। वहां राफेल सोरेल बड़ी शान से खड़ा होता है। उसके हेयर इतने ज्यादा ग्रे हो चुके होते हैं कि अब वो ऑलमोस्ट स्नो वाइट दिखते हैं। कुछ आदमी उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि उनमें से एक आदमी ने टाइगर्स गैंग ज्वाइन कर लिया है, और गैंग ज्वाइन करते ही वो इतना ज्यादा बेबाक हो गया है कि अब उसे लगने लगा है कि पूरे शहर पर राज वही करेगा। ये सुनकर राफेल के होठों पर एक तंज भरी मुस्कुराहट आ जाती है और वो सीधा उन्हें हुक्म देता है कि जाओ, उसके पीछे लग जाओ। इसी बीच शहर के किसी और कोने में एक चीप होटल के अंदर हमें मीरा लॉरेंट दिखाई देती है। मीरा एक गरीब लड़की है जो अपने अंकल के पास मदद मांगने आई होती है। उसे अपनी बीमार माँ के लिए उससे थोड़े पैसे उधार चाहिए थे। उसका इरादा साफ था, वो काम करेगी और बाद में उसका पैसा वापस कर देगी। लेकिन वो बेशरम आदमी उससे कहता है, मैं तुम्हें वो सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ जो तुम चाहती हो, लेकिन पहले तुम्हें ये पेपर साइन करना होगा, फिर हम साथ काम करेंगे। और फिर उसने उससे ये भी कहा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया को छोड़ने वाली है। मीरा के पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था, इसलिए उसने मजबूरी में हाँ कर दी और पेपर साइन कर दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो असल में पोर्नोग्राफिक फिल्म्स में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट था, और उसके अपने अंकल ने उसे इस मोटे बैरल जैसे आदमी के हाथ बेच दिया था ताकि वो उसकी फिल्मिंग कर सके। जब मीरा को सच का पता चला, उसने उनके साथ आगे बढ़ने से सीधा इनकार कर दिया। होश में आने के बाद भी वो उनसे भागने की कोशिश करती रही और उस आदमी से भीख मांगती रही कि उसे अकेला छोड़ दे। लेकिन वो आदमी तो जिद पर उतर चुका था। वो उसकी फिल्मिंग करना चाहता था, तस्वीरें बेचना चाहता था और ढेर सारा पैसा कमाना चाहता था। तभी अचानक एक आदमी ने आकर उससे कहा, बॉस आ गया है चीफ। ये सुनते ही उस बैरल जैसे आदमी का चेहरा बदल गया। वो मीरा को वहीं छोड़कर तुरंत निकल गया। नीचे जाकर उसने बॉस के सामने पैसे से भरा एक बैग पेश किया, जैसे अपने कर्ज का कुछ हिस्सा चुका रहा हो। फिर उसने कहा, मुझे महीने के एंड तक का वक्त दे दो बॉस, मैं बाकी पैसा भी ले आऊंगा। लेकिन राफेल ने उसकी बात को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी। राफेल की असिस्टेंट रोअन पियर्स ने उस बैरल जैसे आदमी को गर्दन के पिछले हिस्से से जोर से पकड़ लिया और कहा, हमें पता चला है कि तू टाइगर्स गैंग ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है और बॉस से गद्दारी करने की हिम्मत भी कर रहा है। तू बहुत लालची आदमी है। ऑफ कोर्स राफेल उन लोगों में से नहीं था जो लंबी बातचीत में वक्त बर्बाद करे। उसे घुमा फिराकर बात करना पसंद ही नहीं था, इसलिए उसने सीधा अपनी गन निकाली ताकि उस बैरल जैसे आदमी का काम तमाम कर दे। लेकिन उसी वक्त उसके कानों में एक औरत की चीख पड़ी और वो भागते हुए सीधा उनके बीच आ घुसी। जो भी मेरे करीब आया मैं उसे मार दूंगी। तब किसी ने राफेल से कहा, देख रहे हो क्या हो रहा है राफेल? मीरा ने उसकी तरफ देखा और उससे मदद की भीख मांगने लगी। उसने इस बॉस के बारे में बहुत कुछ सुना था कि कोई भी उसकी बात तोड़ नहीं सकता, कोई उसके हुक्म की अवज्ञा नहीं कर सकता। वो धीरे से उसके पास आई, उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, आप ही बॉस है राइट? प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझे यहाँ से निकाल दीजिए। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी और जिस तरह आप कहेंगे मैं ये फेवर चुका दूंगी। राफेल चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक साथ शौक, उलझन और हैरानी उभर आई। मीरा के चेहरे की लकीरें उसे किसी ऐसे शख्स की याद दिला रही थी जिसे वो बहुत अच्छी तरह जानता था। इसलिए उसने उसकी शर्ट खींचकर देखना चाहा ताकि यकीन कर सके, क्योंकि जिस लड़की से मीरा मिलती जुलती थी उसने कभी उसकी जान बचाई थी और उसके शोल्डर पर एक स्कार था। लेकिन उसके सामने खड़ी ये लड़की वो नहीं थी, वो सिर्फ उस जैसी दिखती थी। दोनों की शक्ल इतनी मिलती थी कि ये बात साफ थी, किसी ने उसे जानबूझकर उसके पास भेजा है। उसने मीरा को सख्ती से पकड़ लिया और पूछा, किसने भेजा है तुम्हें मेरे पीछे? मीरा घबरा गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? उस आदमी ने मुझे धोखा दिया और यहाँ ले आया। वो मेरी फिल्मिंग करना चाहता है, मुझे गंदे काम करने पर मजबूर करना चाहता है। उन लोगों ने मुझे ट्रिक किया बॉस। उन्होंने कहा था वो मुझे पैसे उधार देंगे, फिर मुझसे गलत पेपर साइन करवा लिए। आप बहुत इंपॉर्टेंट और पावरफुल आदमी लगते हो, इसलिए प्लीज मुझे उनसे बचा लीजिए। राफेल ने उसे देखा और उसके होंठों पर फिर वही सार्कास्टिक और एरोगेंट मुस्कुराहट आ गई। क्या ये लड़की वाकई उसे नहीं जानती थी या सिर्फ एक्टिंग कर रही थी? बचाऊं तुम्हें? हाँ, मुझे उनसे बचा लीजिए। राफेल हंस पड़ा। फिर उसने गन उसकी तरफ बढ़ा दी और कहा, ये गन लो और उसका काम तमाम कर दो।
खुद को खुद बचाओ। ये सुनकर उस बैरल वाले आदमी की रूह कांप गई। वो घबराकर चिल्लाया, नहीं नहीं, उसकी बात मत सुनो, मैं सारे पेपर्स फाड़ दूंगा, तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा, मुझ पर यकीन करो। लेकिन बॉस की नज़र अब भी सिर्फ मीरा पर टिकी हुई थी। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुमने उसे मार दिया तो मैं उससे तुम्हारे मेरे साथ काम शुरू करने की शुरुआत मानूंगा। उसने जिंदगी में पहली बार गन पकड़ी थी और पहली बार उसे इतनी खौफनाक सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा था। तब राफाइल धीरे से उसके करीब आया और बोला, कम ऑन, खत्म करो इसे। इतना कहकर उसने अपना चेहरा फेर लिया, जैसे फैसला उस पर छोड़ रहा हो। लेकिन मीरा ने गन उस बैरल वाले आदमी पर नहीं, बल्कि सीधा राफाइल की तरफ तान दी और ट्रिगर दबा दिया। एक पल के लिए राफाइल का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में आग और चिंगारियां भड़क उठी। और मीरा, वो वहीं खड़ी कांप रही थी। उसके हाथ बुरी तरह ट्रेंबल कर रहे थे। फिर उसने डरते हुए भी हिम्मत से कहा, मेरे हाथ में गन थी, मैं चाहती तो 1 सेकंड में तुम्हें भी और उस हरामी को भी खत्म कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और इतना काफी है ये साबित करने के लिए कि मैं तुम्हारी वफादार हूं और तुम्हारे गैंग में शामिल होना चाहती हूं। राफाइल अपनी ठंडी और शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसके करीब आया। उसने उसे दीवार के पास कॉर्नर कर दिया, उसके हाथ में गन ठीक से पकड़वाई और उसका हाथ उस बैरल जैसे आदमी की तरफ सेट कर दिया, जब तक आखिर उसी के हाथ से उस आदमी का काम तमाम नहीं हो गया। और वो तो ऐसे हंस रहा था जैसे उसने दुनिया का सबसे आसान काम किया हो। फिर उसने कहा, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, जबकि तुम में हिम्मत भी है और बोल्डनेस भी। उसके बाद उसने रोहन की तरफ देखा और बोला, लगता है ये हमारे काम आ सकती है, इसे ले जाओ, कपड़े बदल ले, फिर ये हमारे साथ आएगी। रूम के अंदर जाने के बाद मीरा ने तुरंत किसी को फोन किया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे बॉस के करीब जाने को कहा था और बोला था कि तुम पैसे भेज दोगे। मैंने बिल्कुल वही किया जो तुमने कहा था, लेकिन मुझे क्या गारंटी है कि तुम वाकई पैसे भेजोगे भी। फोन के दूसरी तरफ जो शख्स था वो वॉइस चेंजर यूज कर रहा था। मीरा को अंदाजा तक नहीं हुआ कि वो किसी औरत से बात कर रही है या किसी मर्द से। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं कौन हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हें मुझ पर यकीन क्यों करना होगा ये भी बता देती हूँ। सीधी सी बात है, जो पेपर तुमने साइन किया था पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, ताकि पता चल सके कि उस फिल्म कंपनी के ओनर को किसने मारा। और जब उन्हें उस पेपर पर तुम्हारा नाम दिखेगा तो तुम भी उस केस में घसीट ली जाओगी। वो तुम पर इल्जाम लगाएंगे, तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा और फिर तुम दोबारा कभी रोशनी नहीं देख पाओगी। इसलिए सीधी सी बात है, तुम्हें बॉस राफाइल के करीब जाना ही होगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतने में मीरा ने दरवाजे के पास कुछ आवाज सुनी तो उसने घबराकर जल्दी से कॉल काट दिया और दिखावा करने लगी जैसे वो सच में कपड़े बदल रही हो। तभी बॉस अंदर आ गया। क्या कर रही हो? मीरा ने जल्दी से जवाब दिया, कपड़े बदल रही हूँ, जैसे आप देख ही सकते हो। जब वो उसके और करीब आया, मीरा और ज्यादा घबरा गई, लेकिन रफाइल ने बस उसके ड्रेस के पीछे का जिप चढ़ा दिया और बोला, मुझसे इतना डर क्यों लगता है तुम्हें? तुम तो बस एक छोटी सी लड़की हो। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे करीब नहीं आने वाला, मैं तो बस तुम्हें कुछ दिखाने आया हूँ। फिर उसने उसके हाथ में एक पुरानी फोटोग्राफ थमा दी। फोटो देखते ही मीरा सख्त शौक में आ गई। उस तस्वीर में जो लड़की थी वो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी, जैसे वो खुद हो और किसी ने चुपके से उसकी तस्वीर खींच ली हो। रफाइल ने उससे कहा, ये मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं। फिर उसके जहन में एक पुरानी याद उभर आई। वो इज़ाबेल सोरेल के साथ चल रहा था और इज़ाबेल ने उससे कहा था, डोमिनिक सोरेल के मरने से पहले उसने मुझसे कहा था कि सब कुछ तुम्हें दे दूं ताकि तुम उसकी जगह बॉस बन सको और ड्रैगन यॉट प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर सको। इसलिए तुम्हें अपने भाई से मिलना होगा और उससे बात क्लियर करनी होगी। कोशिश करो उसे अपनी तरफ करने की, क्योंकि जैसे तुम देख रहे हो मेरी कोख में डोमिनिक का इकलौता वारिस है। मैं स्ट्रेस और थकान बिल्कुल नहीं चाहती, और जब मैं बच्चे को सेफली जन्म देकर ठीक हो जाऊंगी तब मैं तुम्हें इस पूरे शहर का बॉस बनने में हेल्प करूंगी। फिर उसने उसे शिप के पेपर्स देकर कहा, अपना और अपने बेटे का ख्याल रखना। उसके बाद इज़ाबेल ने उसे एक आखिरी बार गले लगाया और फिर हम दोबारा प्रेजेंट में लौट आते हैं। रफाइल ने मीरा से कहा, मैं चाहता हूं तुम इज़ाबेल सोरेल बनने का नाटक करो, मेरे फादर की वाइफ, और ड्रैगन स्ट्रीट की सारी जमीनें और प्रॉपर्टीज मुझे वापस दिलवाओ। मीरा ने तुरंत पूछा, तो अगर मैं मान जाऊं तो आप मेरे डेट्स पे करोगे और मेरे साथ सख्ती से डील नहीं करोगे, या मुझे उस बैरल वाले आदमी की तरह एक्सप्लॉइट नहीं करोगे जिसे आपने थोड़ी देर पहले मारा? ये सुनकर रफाइल का गुस्सा भड़क गया। उसने तुरंत उसका गला पकड़ लिया और गुस्से में बोला, अब तुम मुझ पर कंडीशंस भी लगाओगी? क्या तुम्हें लगता है मैं कल पैदा हुआ हूँ और मुझे पता नहीं कि तुम किसी वजह से मेरे करीब आई हो? लेकिन मैं ये दिखावा करूंगा कि मैंने कुछ नोटिस नहीं किया। मैं तुम पर गुस्सा नहीं होऊंगा, ना तुम्हें सजा दूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मीरा ने तुरंत ये मौका पकड़ लिया। उसे अपनी मां के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने हिचकिचाते हुए कहा, मेरी एक सेकंड कंडीशन भी है। आप मुझे पैसे देने वाले हो, राइट या नहीं? राफाइल धीरे से उसके और करीब आया और बोला, वो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा।
ये सुनकर मीरा लॉरेंट की आंखें फट गईं। उसने शॉक में कहा, आप अपने फादर की वाइफ के साथ ऐसे डील करते हो, इतना करीब जाते हो? राफेल के होठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तुम इतनी इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि मैं उसके साथ कैसे डील करता हूँ। वो उसके और करीब आने लगा, लेकिन मीरा ने उसे तुरंत धक्का दे दिया और घबरा कर बोली, आई एम सॉरी, ठीक है, मुझे और कुछ नहीं जानना। लेकिन अंदर ही अंदर उसने खुद से कहा, मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी, मुझे इसकी हर बात सुननी होगी। फिर उसने अपने दिल में ये भी सोचा, सब कुछ मेरे हाथ से निकल सकता है, क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि ये आदमी अपने पास्ट और अपने जख्मों में डूबा हुआ है। मुझे इसे ये एहसास दिलाना होगा कि इसकी ज़िंदगी में अब भी वैल्यू है। राफेल चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था। उसे मीरा का डर और उसकी हिचकिचाहट बहुत पसंद आ रही थी। तब मीरा ने कहा, आप इंजर्ड हो राइट? वैसे मैं आपका ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, मैं आपके वूंड पर बैंडेज भी कर सकती हूँ। राफेल हल्का सा मुस्कुराया और उसने अपनी शर्ट उतार दी, क्योंकि वो यहाँ आने से पहले किसी लड़ाई से होकर आया था। मीरा ने उसके जख्मों पर ड्रेसिंग करनी शुरू की। उसने उसके पुराने स्कार्स भी देखे और उसके दिल में उसके लिए एक अजीब सी सिंपैथी जग गई। उसने सोचा, मैं सोच भी नहीं सकती कि इसकी ज़िंदगी कैसी रही होगी, इसने कितना कुछ चुपचाप सहा होगा। फिर उसने कहा, हो गया, अब आप अपनी शर्ट वापस पहन लो। राफेल ने उससे पूछा, तुम इन सब चीज़ों में काफ़ी स्किल्ड हो, ये सब तुमने कहाँ सीखा? मीरा ने जवाब दिया, मेरे फादर कसिनो में गैंग्स के साथ काम करते थे। बचपन से ही मैंने वोन्स क्लीन करना, उन पर बैंडेज करना और ट्रीटमेंट करना सीख लिया था। अपनी क्यूरियोसिटी रोक ना पाते हुए मीरा ने उससे पूछ लिया, आपकी बैक पर जो वोंड का निशान है वो कैसे लगा? ये सुनते ही राफेल का एक्सप्रेशन बदल गया। उसे वो वक्त याद आ गया था जब उसने अपनी स्टेप मदर को बचाने के लिए सारे वार खुद पर ले लिए थे। इसलिए उसने ठंडी आवाज़ में कहा, जो बातें तुम्हारे काम की नहीं हैं उनके बारे में सवाल मत करो। मीरा ने तुरंत जवाब दिया, मुझे वैसे भी जानने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। आप ही चाहते हो कि मैं उसका रोल प्ले करूं, तो मुझे उसकी पर्सनैलिटी और आप दोनों के बीच जो कुछ हुआ वो सब जानना पड़ेगा, ताकि मैं ये रोल ठीक से निभा सकूं। राफेल के दिमाग में बार बार इज़ाबेल सोरेल की इमेज और मीरा का चेहरा एक साथ उभरने लगते हैं। दोनों में रिजेंबलेंस बहुत ज़्यादा था और वो मासूम फीचर्स भी। लेकिन इज़ाबेल की नज़र अंधेरी थी और उसकी मुस्कुराहट चालाक। तब राफेल ने अपनी गन निकाली और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। बहुत हो गया घुमा फिरा कर बात करना, सीधा बताओ तुम एग्जैक्टली क्या चाहती हो। मीरा का दिल जोर से धड़क उठा। क्या ही फास्ट टेम्पर्ड आदमी था ये, दो लफ्ज ठीक से बोल नहीं सकता था बिना गन निकाले। राफेल ने मुस्कुराकर कहा, इज़ाबेल के लेफ्ट शोल्डर पे बुलेट का निशान था, और ये तुम्हारे लिए मेरा आखिरी टेस्ट होगा। मुझे प्रूव करो कि तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान रिस्क पर लगाऊं। वो पागल आदमी चाहता था कि मीरा खुद को गोली मारे, और ऑब्वियसली मीरा इनकार नहीं कर सकती थी। उसके पास ऑर्डर्स थे। उसे हर हाल में राफेल के करीब जाना था ताकि वो अपनी माँ को बचा सके। अगर राफेल को उस पर शक हो गया तो वो सब कुछ खो देगी, हो सकता है अपनी जान भी, और फिर उसकी माँ सीधा सड़क पर आ जाएगी। इसलिए मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और ट्रिगर दबा दिया। अगले ही पल उसने महसूस किया कि गोली उसके शोल्डर में लगी है। ये मंजर देखकर बॉस बहुत खुश हुआ। वो उसके करीब आया। उसने उसके खुले हुए हेयर धीरे से छूकर रिबन निकाला और उस रिबन को अपने हाथ पर लपेट लिया। फिर उसने उसे देखकर कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि असली मैसेकर कैसा होता है। इसी बीच किसी और जगह पर हमें उसका अडॉप्टिव ब्रदर ट्रेवर सोरेल दिखाई देता है, जो उससे 1 साल बड़ा था। वो गैंग के बीचों बीच खड़ा था और मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था। ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे उसे अपने फादर की डेथ का बहुत दुख हो। और फिर उसने सबसे कहा, मैं यहाँ सबसे बड़ा बेटा हूँ और ये कुर्सी मेरी है। आज से मैं बॉस हूँ। हम अच्छे बुरे हर वक्त साथ बांटेंगे और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, राइट मैन? लेकिन उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक गन फायर की आवाज़ ने उसकी स्पीच काट दी। और फिर हुई एक ऐसी एंट्री जो दिल को समझ ही ना आए कि उसे प्यार हो जाना चाहिए या टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए। राफेल उन सब के बीच आ गया, अपने उस अजीबोगरीब सूट में जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे की बेडशीट को उठाकर पहन लिया हो। ट्रेवर उसे देखकर सख्त शौक में रह गया। क्या वो इज़ाबेल थी? लेकिन ये कैसे हो सकता था? वो कब वापस आई और कैसे? वो एलिगेंट शक्ल उसके करीब आई और ठंडी लेकिन तेज आवाज में बोली, हमारे फादर को मरे हुए अभी पूरा 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम यहाँ उनका नाम, उनकी कुर्सी और उनकी जगह सब कुछ अपना बनाकर मीटिंग तक कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम किंग बन गए हो? फिर उसने गैंग की तरफ मुड़कर कहा, सुनो मैन, मेरे फादर के मरने से पहले उन्होंने अपनी विल अपनी वाइफ यानी हमारी प्यारी मदर के पास छोड़ी थी। आगे बढ़ो इज़ाबेल, मैन को बताओ जो तुम्हें कहना है मदर। उसने मीरा को एक्टिंग शुरू करने का सिग्नल दिया।
मीरा ने गहरी सांस ली और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सब आदमियों की तरफ देखा। फिर उसने कहा, डोमिनिक सोरेल के मरने से पहले उसने अपनी विल मेरे पास छोड़ी थी। उसने कहा था कि ट्रेवर और राफाएल के बीच जो हाफ ईयर एग्रीमेंट था वो वैसे का वैसा ही रहेगा। दोनों में से हर एक 6 महीने तक सिटी को रूल करेगा ताकि उनके बीच कोई भेदभाव ना हो। और जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो जो ज्यादा प्रॉफिट लाएगा वही डोमिनिक की जगह बॉस बनेगा और पूरे शहर पर हुकूमत करेगा। और जब तक विल पूरी तरह से कैरी आउट नहीं हो जाती तब तक अपने हस्बैंड की जगह मैं टेम्पररी तौर पर सब पर रूल करूंगी, एक रूलिंग क्वीन के रूप में, जब तक हम ये न देख लें कि आखिर वो पोजीशन कौन लेगा। ये सुनकर सारे मैन मान गए और क्वीन को सलूट किया। लेकिन ट्रेवर वहां परेशान और अंदर से टूटता हुआ खड़ा था, क्योंकि उसका पूरा प्लान बर्बाद हो गया था और अब वो सीधा बॉस नहीं बन सकता था। धीरे धीरे उसने मीरा के चेहरे को शक की नज़र से देखना शुरू किया। ये उस स्टेप मदर का चेहरा नहीं था जिसे वो जानता था। वो मुर्दा सी नज़र कहाँ थी, वो चालाक सी मुस्कुराहट कहाँ थी जो वो हमेशा अंधेरे से उस पर डाला करती थी। साफ था, रफेल ने किसी को हायर किया था ताकि वो एक्ट करे और सबको बेवकूफ़ बना सके। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे तो इतना पता है कि मेरी प्यारी स्टेप मदर 1 हफ्ता पहले इंग्लैंड गई थी। तो फिर ये औरत जो आज हमारे सामने खड़ी है, ये आई कहाँ से और कैसे? लगता है रफेल हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, जेंटलमैन। बॉस ने उसे बड़े सुकून से देखा और पूछा, और जो तुम कह रहे हो उसका कोई प्रूफ भी है? उसका भाई बोला, मैंने सुना है इज़ाबेल एक कार्ड शार्क थी, कार्ड्स में बहुत माहिर, इतनी माहिर कि उसने मेरे फादर को बहुत आसानी से हरा दिया था। सोचो जरा, शायद इसी वजह से वो उससे प्यार कर बैठे और उससे शादी कर ली। मीरा वहां बैठी हुई थी, पूरी कोशिश कर रही थी खुद को संभालने की और ये एक्ट एंड तक कैरी करने की। तब ट्रेवर ने अपनी पॉकेट से कार्ड्स का एक डेक निकाला और उसके पास फेंकते हुए बोला, तो चलो फिर मेरी स्टेप मदर, अपने बच्चों को दिखाओ जरा कि तुम इस गेम में कितनी महान हो। मीरा एक पल के लिए टेंस हो गई और उसने बॉस की तरफ देखा। तुरंत रफेल ने अपनी गन अपने भाई पर तान दी और अगले ही सेकंड दोनों एक दूसरे के सामने वेपन्स लेकर खड़े थे। रफेल बोला, हमारे फादर को गुजरे अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ और तुम यहाँ उनकी वाइफ पर प्रेशर डाल रहे हो। ये कोई मर्दों वाली बात नहीं है ब्रदर। लेकिन ट्रेवर ने जिद से कहा, मैं चाहता हूँ वो हम सब के सामने प्रूव करे। फिर उसने तो ये तक कह दिया कि वो उसे खत्म कर देगा। ये देखकर मीरा अचानक दोनों पर चिल्ला पड़ी, बस चुप हो जाओ तुम दोनों, वो डैम गन्स नीचे रखो और अगर तुम्हें मुझे खेलते देखना ही है तो तमीज से कहो। और एक बात याद रखना, यहाँ क्वीन मैं हूँ, तो अब अपनी आंखें खोलकर मुझे ध्यान से देखो। इतना कहकर उसने कार्ड्स उठा लिए। फिर उसने उन्हें इतनी ईज और एक्सपीरियंस के साथ अपनी फिंगर्स में घुमाया, शफल किया और मिक्स किया कि हर आदमी वहीं जम सा गया। सबके चेहरे पर हैरानी थी और सबसे ज्यादा शौक में रफेल था, क्योंकि उसे भी इतनी परफेक्शन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तब हमें पता चलता है कि मीरा ने ये सब अपनी माँ से सीखा था, जो कभी कसिनोज में काम करती थी। और जब वो खत्म हुई तो उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेवर की तरफ देखा और कहा, तो क्या ख्याल है, गेम पसंद आया? फिर एक क्विक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि पार्टी पर लाने से पहले रफेल ने उसे एक फाइल दी थी जिसमें इज़ाबेल से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी। उसने मीरा से कहा था कि वो हर डिटेल याद कर ले ताकि कोई भी उसे फंसा ना सके। वो चालाक लोमड़ी जैसा आदमी धीरे से बोला, मुझे माफ़ कीजिए स्टेप मदर, मैंने आप पर शक किया, लेकिन एक और बात है, सॉरी, मुझे डिटेल्स कंफर्म करना पसंद है। मेरे फादर की वाइफ के शोल्डर पर इंजरी थी उसके ट्रैवल करने से पहले, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इतनी आसानी से मूव कैसे कर रही हैं? मीरा ने तेज नज़र से उसे देखा, फिर सीधा अपनी इंजरी दिखा दी और कहा, तुम क्लियरली मुझ में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हो और मेरी हर छोटी से छोटी डिटेल पर नज़र रख रहे हो, है ना, मेरे हस्बैंड के बेटे? ट्रेवर शर्मिंदा सा हो गया और उसने अपनी नज़र झुका ली। फिर मीरा ने सब की तरफ देखकर कहा, डोमिनिक की डेथ के बाद से सिटी अनस्टेबल हो चुकी है, सड़कें अब सेफ नहीं रहीं, मैं खुद पर्सनली हर्ट हुई हूँ। और जब इस सिटी में अब रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं बची, हत्ता कि भाइयों के बीच भी नहीं, तो आज से जो भी वेपन उठाएगा या फाइट शुरू करेगा उसे सज़ा दी जाएगी, और वो सज़ा बहुत सख्त होगी। 3 छुरे और 6 गोलियां, उसके बाद उसकी किस्मत बचना है या मरना। ये रूल तब तक चलेगा जब तक ये साल खत्म नहीं हो जाता और नया बॉस कुर्सी पर नहीं बैठ जाता। समझ गए? सारे आदमियों ने एक साथ जवाब दिया, समझ गई योर मैजेस्टी। मीरा ने उस चालाक आदमी की तरफ कॉन्फिडेंस के साथ देखा और रफाइल को उस पल उस पर फख्र महसूस हुआ। एक पल के लिए तो उसे खुद भी लगने लगा था, बिल्कुल बाकी सब की तरह, कि ये वाकई इज़ाबेल ही है, उसके फादर की वाइफ, मीरा नहीं। फिर रफाइल ही अपनी गन अपने भाई के चेहरे पर तान दी और ठंडी आवाज में बोला, अभी के अभी इसे अपोलोजाइज करो।
ट्रेवर ने गुस्से को दबाकर कहा, रफाइल ये वक्त इस सब के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। रफाइल की नज़र और तेज हो गई। मुझे अपना टेम्पर मत खोने दो। उसने गन सीधी उस पर सेट कर दी। तुम जानते हो मैं मिस नहीं करता। दिल पर मत लो, जल्दी से अपोलोजाइज करो। मजबूरन उस चालाक आदमी ने गहरी सांस ली और अगेंस्ट हिज विल मीरा से माफी मांग ली। मीरा ने उससे सीधे अंदाज में कहा, ठीक है, अब अपने टेरिटरी में वापस जाओ, अपना काम संभालो और तुम दोनों लड़ाई बंद करो, समझे? फिर उसने ट्रेवर सॉरेल की तरफ देखकर कहा, और ये मत समझना कि हमारी बात यहीं खत्म हुई। हर वक्त रेडी रहना अब, मेरे प्यारे भाई। रफाइल मुस्कुराया और बोला, फिक्र मत करो, मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। वो चालाक आदमी वहां से चला गया और उसके जाते ही मीरा का हाल ऐसा हो गया जैसे अब वो डर और टेंशन के बोझ से गिर ही पड़ेगी। रफाइल ने तुरंत महसूस कर लिया कि उसका बैलेंस बिगड़ने लगा है, इसलिए उसने मैन से कहा, बॉस की वाइफ थक गई है, मैं इन्हें रूम तक छोड़कर आता हूँ, तुम लोग वापस जाओ और अपना काम देखो। जैसे ही दोनों रूम के अंदर गए, रफाइल ने उसे एक झटके से धक्का दिया और बोला, वेल डन गर्ल, तुम काफी जल्दी सीख रही हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें कार्ड्स इतने अच्छे से खेलना कैसे आता है? मीरा ने तुरंत जवाब दिया, मेरी मदर ने सिखाया था। उन्होंने बताया था कि वो सब कसिनोज में काम करते थे, इसलिए ऐसी चीजों में मेरा बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है। रफाइल उसके करीब आया और उसका हाथ छूकर बोला, और तुम्हारी मदर किस कसिनो में काम करती थी? शायद मैं उसे जानता हूँ। ये बात सुनते ही मीरा को गुस्सा आ गया। उसे उसका अपनी माँ के बारे में इस तरह बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उसने प्लेइंग कार्ड से उसके हाथ पर कट कर दिया और सख्ती से कहा, वार्निंग दे रही हूँ, मेरी मदर का नाम दोबारा अपनी जुबान पर मत लाना। रफाइल बस मुस्कुराया और फिर उसके और करीब आ गया। उसने उसे एक चालाक नज़र से देखा और कहा, तुम स्मार्ट हो, लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम्हें सीखनी बाकी हैं। मीरा ने सीधा जवाब दिया, आप मुझे कोई भी चैलेंज दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं क्या सीखती हूँ, बस जो प्राइस आप देने वाले हो वो अच्छा होना चाहिए। इतना कहकर उसने अपनी जैकेट फ्लोर पर फेंकी और उसके करीब आकर पूछा, मुझे मेरा पैसा कब दोगे? रफाइल ने उसे देखते हुए कहा, जब तक तुम मुझे खुश रखोगी तब तक मैं तुम्हें कभी भी दे सकता हूँ। ये सुनकर मीरा शांत चेहरे के साथ उसके पास आई और उसके कॉलर बोन को जोर से काट लिया। फिर थोड़ी और हिम्मत के साथ बोली, तो अब मेरे बिहेवियर से खुश हो? रफाइल उसके और करीब आया, जैसे वो समझना चाहता था कि आखिर उसके हिसाब से उसे खुश रखने का मतलब क्या है, लेकिन मीरा ने उसे तुरंत पीछे धक्का दिया और तीखे अंदाज में बोली, तो ये है आपका तरीका अपने फादर की वाइफ की इज्जत करने का? रफाइल ने सिगरेट का धुआं उसके चेहरे पर उड़ा दिया और हल्का सा हंसकर बोला, क्या तुम सच में खुद को इज़ाबेल समझने लगी हो? कम से कम इज़ाबेल तुम्हारी तरह शर्मीली नहीं थी। स्मोक का एक छोटा सा पफ ही तुम्हें नर्वस कर देता है, इसीलिए तुम्हें अपने रिएक्शंस कंट्रोल करना होगा। अगले मंथ तुम्हें न्यू शिपिंग कंपनी मैनेजर मार्कस वेल और ड्रैगन स्ट्रीट गैंग से मिलना पड़ेगा, और उनमें से कोई भी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनता, इसलिए उनसे मिलने से पहले तुम्हें हर एक चीज़ में बिल्कुल इज़ाबेल जैसी बनना होगा। और फिर दूसरे दिन ट्रेनिंग शुरू हुई। सबसे पहला लेसन था ड्रिंक। इज़ाबेल अल्कोहलिक थी, एक हाथ में ग्लास, दूसरे में वेपन, और दोनों को वो पूरी आसानी से हैंडल करती थी। लेकिन मीरा ने जैसे ही वाइन का एक छोटा सा सिप लिया, उसकी हालत खराब हो गई। उसने मुंह सिकोड़कर कहा, ये तो हॉरिबल है, बिल्कुल डिस्गस्टिंग। रफाइल ने तुरंत कहा, यही इज़ाबेल का फेवरेट ड्रिंक था, इसका नाम मूनी है। कल तुम कह रही थी कि तुम टेस्ट्स और चैलेंजेस के लिए रेडी हो, और आज तुम अपने हाथ का एक छोटा सा सिप भी नहीं ले पा रही। मीरा ने थोड़ा संभलते हुए जवाब दिया, इतनी जल्दी क्या है, मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। कोई भी इंसान सब कुछ एक ही बार में नहीं सीखता। लेकिन रफाइल को लफ्ज़ों की लैंग्वेज कब समझ आती थी? उसकी असली जुबान तो उसकी गन थी। उसने तुरंत वेपन उस पर तान दिया और कहा, शुरू करो। क्या हम यहाँ हमेशा सीखते ही रहेंगे? ये कोई फिजिक्स एग्जाम नहीं है। अगर तुम ये पूरा ग्लास 10 सेकंड में पी गई तो मैं तुम्हारी प्राइस डबल कर दूंगा। और फिर उसने उसे एक ऐसी नज़र से देखा जो सांस तक रोक दे। मीरा को डॉक्टर की बात याद आ गई। अगर सर्जरी के पैसे जल्दी जमा ना हुए तो हॉस्पिटल उसकी मदर को और ज्यादा देर एडमिट नहीं रखेगा और उन्हें डिस्चार्ज कर देगा। रफाइल ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। मीरा और ज्यादा नर्वस हो गई, लेकिन फिर भी उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, ठीक है, अपनी बात पर टिकना, प्राइस डबल करना। रफाइल बस सार्कास्टिकली मुस्कुराया। अगले ही पल मीरा ने ग्लास उठाया और एक ही सांस में सब पी गई। धीरे धीरे उसका होश हिलने लगा। वो बिल्कुल एक चक्कर खाती हुई नर्म सी एपेटाइजर जैसी लगने लगी। फिर उसने बॉटल भी उठा ली और पीना जारी रखा, जबकि रफाइल उसे बस देखता रहा। कुछ ही देर में मीरा पूरी तरह अपने ऊपर से कंट्रोल खो बैठी और सीधा उसकी लैप पर जा बैठी। फिर वो उसकी तरफ देखकर नशीली आवाज में बोली, बॉस, बताओ ना, मैं इनफ हूं या नहीं? सच सच बोलो, मैं इनफ हूं या नहीं?
लेकिन रफाइल की नज़र उसके चेहरे पर नहीं, उस वेपन पर थी जो अभी भी उसके हाथ में था। उसे डर था कि वो कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे और गलती से गोली चला दे जो उन दोनों में से किसी को भी लग सकती थी। इसलिए उसने तुरंत गन उसके हाथ से ले ली और गुस्से भरी नज़र से उसे देखा। वो शायद उसके करीब आकर उसे अपने खास तरीके से पनिश करना चाहता था, लेकिन ये खूबसूरत लड़की तो इतनी ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थी कि ढीली पड़ चुकी थी। उसकी हालत देखकर रफायल हंस पड़ा। उसकी मासूमियत और उसकी स्वीटनेस दोनों उसे एक साथ फनी भी लग रही थी और डेंजरस भी। और जब मीरा होश में आई तो रफायल उसे अगला लेसन सिखाने के लिए वेयरहाउस ले गया। दूसरा लेसन था शूटिंग। रफाइल पूरी शान के साथ अंदर आया, सर से पांव तक ब्लैक में, जैसे काला रंग शेर पर जमता है और काला बुरी नजर को भी दूर रखता है। मीरा उसकी तरफ मुड़कर कुछ कहने ही वाली थी कि उसने उसका हाथ हटा दिया और सीधा बोला, गन मेरे चेहरे की तरफ मत करो। फिर उसने सारे मेन को ऑर्डर दिया कि वो अपने चेहरे दूसरी तरफ कर लें। उसके बाद वो मीरा के बहुत करीब आया, इतना करीब जैसे उसे अपनी बाहों में लेना चाहता हो, जैसे उसे छूना चाहता हो। लेकिन मीरा ने तुरंत उसे रोक दिया और धीमी लेकिन संभली हुई आवाज में कहा, ये मत भूलना, अब मैं तुम्हारे फादर की वाइफ हूँ। किसी को मत देखने दो तुम्हें इस तरह, लोग गलत समझ लेंगे। रफाइल मुस्कुराया और बोला, ऑल राइट माई स्टेप मदर। फिर उसने उसकी तरफ देखकर कहा, अब मेरे साथ फोकस करो। एमिंग का पहला रूल है, टारगेट के सेंटर के थोड़ा नीचे जो फ्रंट साइड होती है उस पर फोकस करो। इतना कहकर उसने उसका हाथ पकड़ा और बड़े प्रिसिजन के साथ टारगेट पर एम करवाया। मीरा ये देखकर बहुत खुश हो गई। उसकी आंखों में सच्ची वाली एक्साइटमेंट चमक उठी। वो हैरानी से बोली, वाओ, आपने इतना परफेक्टली हिट कैसे किया? रफाइल ने बिल्कुल अपने स्टाइल में जवाब दिया, मैं गैंग लीडर हूँ नेचुरली, ऐसा थोड़ी है कि मैं प्रेयर बीड्स बेचता हूँ। लेकिन उसी वक्त अचानक रफाइल की एक आदमी को गोली लग गई। ऑब्वियसली ये मीरा की गन से नहीं हुआ था, ये उन लोगों की फायरिंग थी जो अचानक उन पर हमला करने आ गए थे। रफाइल के मैन तुरंत हर तरफ स्प्रेड हो गए ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सकें, लेकिन रफाइल, वो तो बिल्कुल वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके आसपास कुछ हो ही ना रहा हो, जैसे गोलियां नहीं, हवा चल रही हो। उसने मीरा की तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा फोकस्ड रहना पड़ता है। टारगेट से नजर मत हटाओ, काम डाउन और अपने दिमाग से हर चीज को निकाल दो। मीरा ने एक गहरी सांस ली। उसने उसकी बात मानी, फिर टारगेट पर एम किया और इस बार उसने भी बिल्कुल सेंटर हिट कर दिया। रफाइल के चेहरे पर फख्र भरी मुस्कुराहट आ गई। वो उसे देखकर बोला, तुम वाकई कमाल हो, हमें तो तुमसे सीखना चाहिए। तभी उसके एक आदमी ने पास आकर कहा, बॉस ये लोग ट्रेवर के आदमी हैं, आप चाहते हो हम क्या करें? लेकिन रफाइल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा सिर हिला दिया और उसका आदमी समझ गया कि अभी जवाब देने का वक्त नहीं है। रफाइल ने उसके बाद भी प्राइवेट शूटिंग लेसन कंटिन्यू रखा, जैसे आसपास का खून, हमला, अफरा तफरी कुछ भी उसके लिए मैटर नहीं करता हो। उसके बाद शुरू हुआ तीसरा लेसन, डांस क्लास। इज़ाबेल हर तरह के डांस में प्रोफेशनल थी। टैंगो, स्लो डांस, साल्सा, कोई भी स्टाइल उससे छूटा नहीं था। इसलिए मीरा को भी बिल्कुल उसकी तरह स्किल्ड बनना था। रफाइल उसके लिए एक बहुत टैलेंटेड इंस्ट्रक्टर लेकर आया ताकि शिपिंग मैनेजर से मिलने से पहले वो सब कुछ जल्दी सीख ले। लेकिन हर स्टेप के साथ, हर टच के साथ मीरा उसके अंदर कुछ ऐसा जला रही थी जैसे उसके हाथ की सिगरेट धीरे धीरे उसकी स्किन तक पहुंच रही हो। रफाइल ज्यादा देर तक ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका। आखिर उसने इंस्ट्रक्टर को उससे दूर कर दिया और मीरा का हाथ पकड़कर बोला, डांस में खुद सिखाऊंगा। मीरा तुरंत नर्वस हो गई। वो हिचकिचाकर बोली, मुझे लगता है आज के लिए मैंने काफी सीख लिया है, बस हो गया, हम डन हैं। रफाइल ने सीधा उसकी बात काट दी, ये डिसाइड तुम नहीं करोगी, तुमने सीखा या नहीं ये मैं बताऊंगा। उसने जोर से उसका हाथ खींच लिया और फिर एक जेंटल सी स्माइल के साथ उसके साथ डांस करना शुरू कर दिया, चाहे वो उसे फोर्स ही क्यों ना कर रहा था। मीरा को उसका ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उसने जानबूझकर उसके पांव पर पैर रख दिया। फिर वो सीधा मासूम चेहरा बनाकर बोली, आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन आपके फुट पर स्टेप करने का नहीं था, मैं अभी स्टेप सीख रही हूँ। रफाइल ने उसे चैलेंज भरी नजर से देखा और कहा, अगर तुमने दोबारा मिस्टेक की तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा, हर गलती पर एक किस। मीरा का चेहरा तुरंत बदल गया। वो ऑलमोस्ट प्रोटेस्ट करते हुए बोली, ये कैसी पनिशमेंट है बॉस? अब वो और ज्यादा टेंस हो गई और उसने स्टेप्स पर और ध्यान देना शुरू किया ताकि दोबारा गलती ना हो। उसके बाद शुरू हुआ चौथा लेसन। इज़ाबेल कई लैंग्वेजेस बोल लेती थी और इंग्लिश भी उसकी बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए मीरा को भी इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना सीखना था। लेकिन इतनी सारी इंग्लिश फ्रेजेस में से उसके नसीब में वही लाइंस आई जो किस और हग वाली थी। तो वो बैठी हुई इंग्लिश में सीख रही थी कैसे कहना है किस मी या अलाउ मी टू किस यू या आई वॉन्ट यू टू किस, और जैसे ही वो ये वर्ड्स याद करने की कोशिश कर रही थी, रफाइल अचानक उसके करीब आया और उसने वो किस उसे प्रैक्टिकली दे दी। मतलब लेसन सिर्फ वर्ड्स का नहीं, डेमो का भी था। फिर उसने बिल्कुल कैजुअल अंदाज में कहा, इसे किस कहते हैं, कैस नहीं, बाय द वे। मीरा तुरंत टची हो गई। आप जानबूझकर कर रहे हो ताकि मैं गलत बोलूं, मैंने शुरू से सही कहा था, आप इतना वर्कड अप क्यों हो?
रफाइल ने शांत लेकिन जिद्दी लहजे में जवाब दिया, मैं तुम्हें सही तरीका सिखा रहा हूँ। मीरा ने भी जिद से कहा, और मैं कह रही हूँ कि उसका प्रोनाउंसिएशन किस है, कैस नहीं। फिर वो थोड़ी अकड़ के साथ वापस बैठ गई और बोली, फाइन, आपकी स्टेप मदर को प्यास लगी है, जाओ मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ। रफाइल ने खुद को कंट्रोल किया, वरना शायद वो उसी वक्त उसका गला दबा देता। फिर उसने मैन को ऑर्डर दिया कि उसके लिए पानी लाया जाए। पानी आया तो उसने ग्लास की तरफ नफरत भरी नजर से देखा और बोला, ये क्या है, कोल्ड वाटर? मेरे लिए वार्म वाटर लाओ। मैं इस वक्त एक प्रेग्नेंट वुमन का रोल कर रही हूँ, मैं कोल्ड वाटर नहीं पी सकती। इस बार रफाइल का गुस्सा उसकी आवाज के नीचे छुप कर बाहर आया। वो धीरे लेकिन भारी लहजे में बोला, मुझे अनॉय मत करो मीरा, वरना तुम खुद भी अपसेट हो जाओगी। बाद में रफाइल अपने दोस्त के साथ बैठा था। उसके दोस्त ने उससे पूछा, क्या तुम सीरियसली उसे उस मैनेजर के पास भेजने वाले हो? वो आदमी ठीक नहीं है और तुम ये जानते हो। राफाइल खामोश हो गया। उसके दिमाग में मीरा का चेहरा घूमने लगा। उसके अंदर कुछ था जो उसे रोक रहा था। वो मीरा को उस नए मैनेजर के पास भेजना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मीरा उनके बिजनेस और गैंग के गंदे मामलों में और ज्यादा फंसे। उसके लिए मीरा एक एंजल जैसी थी, एक कीमती हीरा। इसलिए उसने पूछा, जो मेडिसिन मैंने तुमसे लाने को कहा था वो उसे दे दी? उसका दोस्त बोला, हाँ, काफी पहले पहुंच गई थी और मैं उसे दे भी चुका हूँ। मीरा पूरी एलिगेंस और फेमिनिनिटी के साथ नीचे आई और उन दोनों की बात उसने सुन ली। तब उसे समझ आया कि उसके वूंड के लिए जो ऑइंटमेंट आई थी और जिसकी वजह से उसका शोल्डर जल्दी ठीक हुआ था, वो रफाइल ने ही भेजी थी। उसने दिल ही दिल में सोचा, ये ऊपर से चाहे कितना ही हार्श लगे, लेकिन अंदर से ये बहुत सॉफ्ट और काइंड है। उसके बाद वो दोनों पार्टी के लिए साथ निकले। रफाइल ने उसे देखा और पूछा, रेडी हो? मीरा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराकर अपना सर उठाया और अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। वो रेडी थी, बहुत रेडी। डांस पार्टी शुरू हुई। दोनों ने साथ में इतनी खूबसूरती से डांस किया जैसे हर स्टेप पहले से रिहर्स्ड हो। उनकी चाल ग्रेसफुल थी, उनकी नजरें एक दूसरे को पढ़ रही थीं और उनके हाथ एक दूसरे के हाथ में बंधे हुए थे। फिर वो नया मैनेजर सामने आया, वही आदमी जिसके लिए ये सारी प्लानिंग की गई थी। वो मुस्कुराया, उनके पास आया और मीरा के साथ डांस करने की रिक्वेस्ट की। रफाइल को तुरंत पुरानी बात याद आ गई। इस मैनेजर की नज़र इज़ाबेल पर बहुत पहले से थी। वो उसे सिड्यूस करना चाहता था, उसके करीब आना चाहता था, लेकिन इज़ाबेल हमेशा उसके फादर से प्यार करने का नाटक करती रही थी। और एक बार उस मैनेजर ने रफाइल से कहा भी था कि अगर तुम मेरी हेल्प करो और इज़ाबेल को मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हारी सारी शिप्स बिना इंस्पेक्शन के पास करवा दूंगा। तब रफाइल ने एक विकेट सी स्माइल दी थी और उसकी रिक्वेस्ट मान ली थी। पार्टी के बाद मैनेजर उन्हें एक रूम में ले गया और उनके लिए ड्रिंक रखा। मीरा ने अपनी आंखों से देख लिया कि मैनेजर उसके ड्रिंक में कुछ मिला रहा है। उस पल उसके अंदर सब कुछ थोड़ा सा जम गया। उसने दिल ही दिल में सोचा, तो रफाइल को ये सब पता था, फिर भी उसने मुझे वार्न नहीं किया। इतनी आसानी से उसने उसे मेरी ड्रिंक में ड्रग मिलाने दिया। वो अंदर से घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसने वो ड्रिंक पी ली तो उसके साथ क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी वो मना नहीं कर सकती थी। आखिर उनके बीच डील हुई थी और उसे हर एक पैसा चाहिए था जो वो उससे निकाल सकती थी। इसलिए उसने ड्रिंक उठाया, पिया और थोड़ी ही देर में उसे चक्कर आने लगे। क्योंकि रफाइल उसके पास ही बैठा था, वो धीरे से उसकी बाहों में गिर गई। उसने नींद भरी आंखों से उसे देखा और धीरे से कहा, शोल्डर पर जो बुलेट का निशान रह जाता उसके लिए ऑइंटमेंट भेजने के लिए थैंक यू। मुझे पता है उस मैनेजर ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था, लेकिन जब तक मैं आपके साथ हूँ वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप मेरी सेफ्टी हो, मेरी पीस हो। ये सुनते ही रफाइल के अंदर कुछ टूट सा गया। वो तुरंत वहां से उठकर चला गया। लेकिन कार में बैठते ही उसके अंदर एक जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ उसका पावर, इन्फ्लुएंस और इंटरेस्ट था, दूसरी तरफ उसका दिल जो धीरे धीरे मीरा से जुड़ने लगा था। वो उसके लिए वरिड था, खुद से ही नफरत महसूस कर रहा था। उसने सोचा, मैं सिर्फ पैसे के लिए किसी का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? अगर मैंने ऐसा किया तो फिर मुझमें और ट्रेवर में फर्क ही क्या रह जाएगा? और अब हम वापस मीरा की तरफ आते हैं। वो घटिया मैनेजर उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा मीरा सच में बेहोश सी हो चुकी है, इसलिए वो उसकी इस हालत का फायदा उठाना चाहता था। लेकिन अचानक मीरा ने आंखें खोल दी और उसे जोर से धक्का दे दिया। हमारी लड़की वाकई स्मार्ट थी और इस फील्ड में उसके पास फैमिली की वजह से काफी एक्सपीरियंस भी था। उसने असल में वो ड्रिंक पी ही नहीं थी। ग्लव्स के पीछे उसने अपना चेहरा इस तरह मोड़ लिया था कि किसी को पता ही नहीं चला। जो कुछ हुआ वो सब एक्टिंग थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो उस आदमी से बच सके। लेकिन वो घटिया मैनेजर ये देखकर और ज्यादा खुश हो गया। वो मुस्कुराकर बोला, तो तुम वाकई उतनी ही बोल्ड और क्लेवर निकली जितना लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं। फिर उसने उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त उसका हीरोइक सेवियर आ गया। रफाइल बिल्कुल टाइम पर वापस लौट आया और उस हरामी से उसे बचा लिया। जैसे ही मीरा ने उसे देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए।
वो रो पड़ी और बोली, आप लेट क्यों आए? आपका दिल कैसे मान गया कि आप मुझे उस इंसानी भेड़िए के साथ अकेला छोड़कर चले गए? लेकिन अंदर ही अंदर उसने खुद से कहा, मुझे यकीन है रफ़ाएल अंदर से साफ है। ये उतना हार्श या विकेड नहीं जितना लोग कहते हैं। जो आदमी चुपके से मेरा ख्याल रखता है, वो मुझे यूं असॉल्ट होने के लिए छोड़कर दूर से खड़ा नहीं देख सकता। रफ़ाएल की नज़र उसके चेहरे पर नहीं, उसके पूरे जिस्म पर घूम रही थी। वो चेक कर रहा था कि उस जानवर ने उसे छुआ तो नहीं, उस पर कोई निशान तो नहीं छोड़ा। और जब उसने मीरा की नज़र में वो बदलाव देखा और समझ गया कि मीरा ने उसकी सॉफ्ट साइड को पहचान लिया है, तो उसने बिना कुछ कहे उसे जोर से पकड़ा और सीधा कार तक ले गया। कार में उसने गुस्से और परेशानी के बीच पूछा, तुम्हें पता था उसने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया है, फिर भी तुमने पी ली? मीरा ने सीधा जवाब दिया, हाँ तो? आपको शुरू से पता था कि वो आदमी घटिया है और उसकी नीयत खराब है, फिर भी आप मुझे उसके साथ छोड़कर चले गए। उसकी बात सच थी। जो कुछ हुआ था उसमें रफ़ाएल का भी हिस्सा था। रफ़ाएल ने थोड़ा खुद को रोक कर कहा, इस बार उसने सिर्फ स्लीपिंग डोज मिलाई थी। गॉड नोज नेक्स्ट टाइम वो उसमें क्या मिला दे। इसलिए अब से तुम्हें अपने आसपास के हर इंसान से केयरफुल रहना होगा। मीरा ने जवाब दिया, लेकिन आपने ही तो कहा था मैनेजर को अपसेट मत करना क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और उसके पास पैसा है। और सच कहूं तो मैं उसे अपनी तरफ खींचना चाहती थी। ये सुनकर रफ़ाएल और अपसेट हो गया। उसने दिल में सोचा, कितनी सेल्फिश है ये, पैसे के लिए खुद को इतने खतरे में डाल सकती है। और मैं क्यों इसके लिए इतना केयर कर रहा हूँ, जाने दो, जले तो जले। फिर उसने उसकी तरफ देखकर कहा, मेरी स्टेप मदर ऐसे ड्रिंक्स नहीं पिया करेगी। मीरा ने तुरंत पूछा, तो फिर मैं क्या पीऊं? रफ़ाएल ने बॉटल निकाली, खुद उसमें से पानी पिया और उसे दिखाया कि सही तरीके से कैसे पीना चाहिए। और सीरियसली, इतने सालों तक हम बॉटल से पानी पीते रहे और आज पता चला कि चाइनीज वे से पीना बिल्कुल अलग ही लेवल का मैटर है। फिर वो उससे थोड़ा दूर हुआ और बहुत शांत लहजे में बोला, क्या तुम भूल गई हो कि तुम एक प्रेग्नेंट वुमन का रोल प्ले कर रही हो? प्रेग्नेंट औरतें अल्कोहल या ऐसे ड्रिंक्स नहीं पीती, राइट? मेरी फेक स्टेप मदर, आज के बाद ना ड्रिंक ना लेट नाइट क्लब्स, तुम अपना ख्याल रखोगी बस। और जब भी मैं तुम्हें कहीं भेजूंगा तुम रोइन के साथ जाओगी, समझी? मीरा ने चुपचाप उसकी बात सुनी और सिर्फ इतना कहा, ऑल राइट। लेकिन अगले ही दिन उसे उस मिस्टीरियस वुमेन का फोन आया। दूसरी तरफ से ठंडी लेकिन खौफनाक आवाज आई, तुम्हें किसने इजाजत दी उसकी बात मानने की? तुम्हें सिर्फ मेरी बात सुननी है। अगर तुमने मेरे ऑर्डर्स के अगेंस्ट कुछ किया तो मैं तुम्हारी माँ को सड़क पर फिकवा दूंगी। ये सुनकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपनी माँ के लिए सच में डर गई। उसे अब तक नहीं पता था कि ये कॉल करने वाली कौन है, लेकिन एक बात साफ थी, ये शख्स आसान नहीं था। रफ़ाएल जितना भी हार्श हो, उसने कभी उसकी माँ को इस तरह थ्रेटन नहीं किया था। लेकिन ये जो फोन पर थी, ये तो इंसान के रूप में एक जानवर थी। उसके बाद मीरा रोइन के साथ कुछ डेट्स कलेक्ट करने गई, लेकिन वहां जाते ही ट्रेवर के आदमियों का एक ग्रुप सामने आ गया। वो लोग मीरा को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि पूरे सिटी को तो यही लग रहा था कि इज़ाबेल कंट्री से बाहर चली गई है। उनमें से एक आदमी सार्कास्टिकली मुस्कुराकर बोला, तो रफ़ाएल कहाँ है? उसने तुम्हें इस तरह अकेला क्यों छोड़ दिया? फिर उसने और भी घटिया लहजे में कहा, वैसे भी अच्छा है, आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगी। रोइन ने तुरंत उन्हें वार्न किया, रूल्स भूल गए क्या? जो भी वेपन उठाता है और फाइट शुरू करता है उसे सजा मिलती है और समुंदर में फेंका जाता है। लेकिन उन जानवरों ने उसकी बात का कोई असर नहीं लिया। वो सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे पीटना शुरू कर दिया। इसी बीच एक और आदमी ने मीरा को कॉर्नर कर दिया और उसके पास जो पैसा था वो छीन लिया। लेकिन जब उन्होंने बैग खोला तो उसमें पैसा नहीं था, उसमें तो साफ सफेद ब्लैंक पेपर्स भरे हुए थे। उनकी नीयत से कहीं ज्यादा साफ और उनके दिमाग से कहीं ज्यादा पाक। और बस उसी पल बॉस रफ़ाएल आ गया और उसने आते ही पूरी दुनिया उनके सर पे उलट दी। उसने अपने मेन को ऑर्डर किया कि उन सबको सीधा समुंदर में फेंक दिया जाए। रोइन और मीरा दोनों उसके पास आए, इस बात पर ऑलमोस्ट रिलीव्ड कि वो वक्त पर आ गया और ट्रेवर के आदमियों को पैसा ले जाने से रोक दिया। लेकिन उसी पल मीरा को अचानक याद आया, उसे अभी के अभी अपनी माँ से मिलने जाना था। जैसे ही उसने परमिशन ली और जल्दी से वहां से भागी, रोइन ने रफ़ाएल से पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता कि वो हमारा ट्रस्ट तोड़कर हमें किसी को बेच दे? रफ़ाएल मुस्कुराया और बिल्कुल ठंडे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, अगर उसने कभी ऐसा सोचा भी तो गन उसे घुटनों के बल रेंग कर मेरे पैरों तक ले आएगी। क्योंकि पूरी कहानी शुरू से एंड तक जो सिर्फ एक ही इंसान जानता था, वो था रोअन, उसका सबसे करीबी दोस्त। कपड़े बदलने के बाद मीरा सीधा अपनी माँ से मिलने चली गई। वहां पहुंचते ही उसने अपनी माँ को देखा और दर्द भरी आवाज में बोली, माँ, आप इतनी देर से सोती ही जा रही हूँ और मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। लेकिन उस पल उसकी शांति ज्यादा देर टिक नहीं सकी, क्योंकि अचानक उसका अंकल सामने आ गया। वो बिल्कुल बेगैरत लहजे में बोला,
मैंने इस हॉस्पिटल से अपना सारा पैसा निकाल लिया है। मैं तुम पर और तुम्हारी आधी मरी माँ पर एक पैसा भी खर्च नहीं करने वाला। ये सुनते ही मीरा का खून खौल गया। वो गुस्से से फट पड़ी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे धोखा देने के बाद, मुझे गैंग्स को बेचने के बाद और मेरे सामने अपना गंदा चेहरा दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? और बाय द वे, जो कॉन्ट्रैक्ट तूने चुराया था वो मेरी नानी के घर का है और वो मेरी माँ के नाम पर लिखा हुआ है। मुझे वापस दे। तू अपनी ही बहन के साथ, अपनी ही खून के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उस हरामी ने तब उसके कपड़ों पर लगी ब्रोच देखी, बॉस रफाइल के गैंग की निशानी। मीरा ने तुरंत उसी का फायदा उठाया और उसे थ्रेटन किया कि अगर उसने उसकी इज्जत नहीं की और उसका हक वापस नहीं दिया तो वो सीधा बॉस रफाइल से उसकी कंप्लेंट कर देगी। वो चालाक डरपोक आदमी ये सुनते ही घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मीरा ने चांस देखा और तुरंत उसके हाथ से घर के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स छीन लिए। वो आदमी गुस्से से पागल हो गया और उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो मीरा का काम तमाम कर देगा। लेकिन उसी वक्त राफाइल अचानक वहां आ गया और उसने बिल्कुल सही वक्त पर मीरा को उसके अंकल से बचा लिया। उसका चालाक अंकल अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने बॉस को अपने सामने देखा, वो तुरंत कुत्ते की तरह झुक गया, घुटनों के बल गिर गया और रोना, माफी मांगना सब एक साथ शुरू कर दिया। राफाइल ने उसे देखा और ठंडी आवाज में कहा, मीरा मेरी है। चाहते हो मैं तुम्हें माफ कर दूं? तो पहले इससे माफी मांगो। वो तुरंत पलटकर मीरा के सामने आया और बिल्कुल कुत्ते की तरह दुम दबाकर बोला, मीरा, मैं तुम्हारा अंकल हूं और अंकल तो फादर जैसा होता है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। मीरा ने उसे पत्थर की तरह सख्त नजर से देखा और बोला, आज के बाद मैं इस सिटी में तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। अपना सामान उठाओ और यहाँ से दूर निकल जाओ, और अगर दोबारा तुम पर मेरी नजर पड़ गई तो मैं बॉस से तुम्हें लटवा दूंगी। ये सुनते ही वो हरामी वहां से हवा हो गया। मीरा की नजर तब राफाइल के हाथों पर पड़ी। उसके हाथ से खून निकल रहा था। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ी, उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की ताकि वूंड चेक कर सके, लेकिन राफाइल ने उसे छूने ही नहीं दिया। उसने अपना हाथ पीछे छुपा लिया, जैसे उसने जो किया हो उसका सच दिखाना ही नहीं चाहता। मीरा ने धीरे से पूछा, क्या आप पूरे वक्त मुझे देख रहे थे? और हाँ, वो वाकई उसे देख रहा था। उसने देखा था कि ये लड़की अपनी बीमार बेचारी माँ को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल रही है। इतनी गरीब होने के बाद भी इसके अंदर इज्जत है। ये अपनी माँ के लिए खड़ी है। सच में गरीबी कितनी बदसूरत होती है और गरीब लोग कितने खूबसूरत हो सकते हैं। उसने देखा था कि मीरा उसका नाम लेकर खुद को बचा रही थी, उसी के नाम की ढाल बनाकर। रफाइल उसे थोड़ा साइड में ले गया और फिर मीरा ने जबरदस्ती उसके हाथ का वूंड डिसइंफेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो पहले से ही उसे ये दिखाना नहीं चाहता था। रफाइल को हल्की सी ऑकवर्डनेस महसूस हुई। उसे शर्म आ रही थी कि मीरा को पता चल गया कि वो चुपके से उसका ख्याल रख रहा था। उसी पल उसके दिमाग में एक पुरानी याद चमकी, जब वो छोटा था और उसकी माँ उसे सड़क पर फेंक कर चली गई थी, जैसे वो कोई बेकार सा थैला हो। शायद इसीलिए उसने मीरा से पूछा, तुम्हारी मदर को क्या इलनेस है? लेकिन मीरा चुप हो गई। उसने कुछ नहीं बताया। तब रफाइल ने उससे कहा कि वो चाहे तो उसकी मदर को इस छोटे हॉस्पिटल से हटाकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा सकता है, एक बड़ा ज्यादा लग्जूरियस हॉस्पिटल जहां उसका ज्यादा अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। उसकी ये बात मीरा के दिल के अंदर एक चिंगारी की तरह लगी। उसके अंदर प्यार की जो हल्की सी लौ थी वो और भड़क उठी। उसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके बारे में पूछा था। पहली बार किसी ने उसकी माँ का ख्याल रखा था। पहली बार किसी ने उसे इस तरह प्रोटेक्ट किया था। और सबसे अजीब बात यह थी कि ये सारी सॉफ्टनेस, ये सारी टेंडरनेस, ये सारी केयर उस आदमी से आ रही थी जिसे पूरा शहर सबसे क्रूअल, सबसे हार्टलेस, सबसे विकेड मानता था। रफाइल ने उसे धीरे से कहा, मैं तुम्हें देखने आया था। मैं तुम तक इसलिए पहुंचा क्योंकि मुझे तुम्हारी सच में चिंता थी। तुम जानती हो मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। मुझे डर था उनमें से कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। मीरा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने झुककर उसे किस किया और धीरे से उसका शुक्रिया अदा किया कि वो उसका इतना ख्याल रख रहा है। लेकिन रफाइल उसे बस देखते रहा। उसे पता था कि मीरा अब भी उससे कुछ छुपा रही है। और वाकई मीरा के अंदर डर का तूफान चल रहा था। वो उस शख्स से कांप रही थी जो बार बार उसे कॉल करता था, लेकिन जब तक रफाइल उसके साथ था उसे अपने आप को सेफ महसूस होता था। इसीलिए उसने फाइनली उस कॉलर का सामना किया। उसने फ़ोन पर सीधा कहा, मैं तुमसे नहीं डरती। जो तुमने कहा था मैंने सब कुछ किया। मैंने तुम्हें रफाइल की सारी खबरें डिटेल में दी, इसलिए मुझे दोबारा थ्रेटन मत करना और मेरी मदर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। और इतना कहकर उसने उसके मुंह पर फ़ोन काट दिया। रफाइल वहीं बैठा हुआ था। उसने सब कुछ सुन लिया और शायद वही पल था जब मीरा लॉरेंट ने दिल से डिसाइड कर लिया अब वो रफाइल सोरेल के लिए काम करेगी और उसी के पास रहेगी।
थोड़ी देर बाद दोनों साथ बाहर गए। वहां मीरा ने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी उससे कहनी शुरू की। उसने बताया कि जब वो छोटी थी तब उसके फादर की डेथ हो गई थी। उसकी मदर को वो खतरनाक इलनेस हो गई और उसका अंकल, जो उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, जिसने उनकी हेल्प करनी चाहिए थी, उसने उनका सबसे गंदा फायदा उठाया। उसने उसे गैंग्स को बेच दिया, घर के पेपर्स चुरा लिए और सब कुछ अपने नाम करने चाहा। इसीलिए बचपन से ही मीरा ने डिसाइड कर लिया था कि वो खुद पर डिपेंडेंट रहेगी। वो काम करेगी, अपनी माँ का सहारा बनेगी, उसका इलाज कराएगी, बहुत सारा पैसा कमाएगी और कभी अपनी माँ को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देगी। रफ़ाएल उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। मीरा के सपने कितने सीधे और गुलाबी थे। वो उस सेल्फिशनेस को नहीं समझती थी, एक्सप्लॉयटेशन को नहीं समझती थी। उसकी दुनिया में सब कुछ अब भी साफ और सिंपल था। तब रफ़ाएल ने उससे कहा, दुनिया में लव का होना खूबसूरत चीज़ है, लेकिन लोग लोग ही बुरा हिस्सा है। मीरा ने उससे पूछा, और आपकी फैमिली, वो कहाँ है? उस सवाल ने उसके अंदर फिर वही पुरानी आवाज़ जगा दी। वो आवाज़ जब उसकी माँ उसे सड़क पर छोड़कर चली गई थी। उसने धीरे से जवाब दिया, मुझे अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता। डोमिनिक ने मुझे ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था और मुझे पाला। उसके बाद मैं हर चीज़ में उसका राइट हैंड बन गया। हाँ, डोमिनिक माफिया और गैंग्स का बॉस था, लेकिन वो एक अच्छा आदमी था। मीरा ने तुरंत उसकी बात का मजाक उड़ा दिया। क्या वाकई ऐसा होता है? एक अच्छा आदमी जो माफिया में काम करता हो, लोगों को हर्ट करता हो और गलत रास्ते पर चलता हो? रफ़ाएल उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा। मीरा थोड़ी नर्वस हो गई और तुरंत बोली, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। रफ़ाएल ने सर हिलाकर कहा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। हम वाकई माफिया और गैंग्स में ही काम करते हैं। हमारी जिंदगी एक धागे पर लटकती रहती है। मैं हर दिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ता हूँ। मीरा ने हल्का सा दर्द भरी आवाज में कहा, लेकिन ये सही नहीं है। ऐसी जिंदगी को जिंदगी भी कैसे कहा जा सकता है? रफ़ाइल ने उसकी बात समझ ली। फिर उसने उसकी आंखों में देखकर कहा, इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। मीरा हैरान रह गई। मेरी जरूरत? हाँ, रफ़ाइल बोला। एक शिप में दो कैप्टन हों तो वो डूब जाती है। ट्रेवर सोरेल और मैं दोनों एक ही सिटी के बॉस नहीं बन सकते। हम दोनों में से किसी एक को जीतना होगा। ये सुनकर मीरा के अंदर क्यूरियोसिटी जगी। वो समझना चाहती थी कि रफ़ाइल पूरी सिटी को अपने कंट्रोल में क्यों लेना चाहता है। तो उसने मुस्कुराकर उससे कहा, आप फिक्र मत करो, मैं आपकी हेल्प करूंगी। रफ़ाइल के चेहरे पर एक अलग सी रोशनी आ गई। वो बोला, हाँ, मेरी हेल्प करो सिटी को रूल करने में, लोगों को उनकी फ्रीडम वापस दिलाने में, ताकि वो उस टेरर में जीना बंद कर सकें जो ट्रेवर ने उन पर थोप दिया है। ये बात सुनकर मीरा उसके इस साइड से और ज्यादा खिंच गई। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाई। उसने बड़े प्यार से उसके गाल खींच लिए और बोली, ओ यू लिटिल क्यूटी, तुम्हें लोगों की खुशी की इतनी चिंता कब से होने लगी? रफ़ाइल एक सेकंड के लिए बिल्कुल स्टन हो गया। सोचो जरा, पूरी जिंदगी माफिया बॉस बन के गुजरी और अब कोई उसे क्यूटी क्यूटी कह रहा है। इतने में रोहन का फोन आ गया। वैसे भी उस जमाने के टेलीफोन्स इतने भारी होते थे कि लगता था खुद चलकर आ जाएंगे। उसने कहा, जो पेपर्स तुमने उसके लिए मंगवाए थे मैंने सब इकट्ठा कर लिए हैं। रफ़ाइल ने जवाब दिया, गुड, फिलहाल उन्हें अपने पास रखो, हम वापस आते हैं। मीरा ने रफ़ाइल की तरफ देखा। वो उसे इस तरह देख रहा था जैसे उसकी आंखें सिर्फ उसी को देखने के लिए बनी हो। वो उसके करीब आया और धीरे से बोला, मुझे इस तरह मत देखो, वरना मैं तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाऊंगा। मीरा शर्मा गई और उसने अपना चेहरा फेर लिया। फिर रफ़ाइल ने उसे संभालते हुए कहा, केयरफुल रहना। नए बॉस को अपॉइंट करने की जो सेरेमनी होगी वो असली बैटलफील्ड होगी। वो शांति से नहीं निकलेगी और जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता कि लीडरशिप कौन लेगा, तब तक कुछ भी काम नहीं होगा। अब सीन शिफ्ट होता है ट्रेवर सोरेल की तरफ। उसके असिस्टेंट ने आकर बताया कि रफ़ाइल ने उन सब जमीनों पर कब्जा कर लिया है जो पहले उनके कंट्रोल में थी। इतना ही नहीं, लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगे हैं। गैंग के आदमी भी पर्सनल लेवल पर उसकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। ये सुनकर वो चालाक सांप भड़क उठा। वो चिल्लाया, सीधा खड़ा हो, मैं अभी मरा नहीं हूं। मेरे सर के ऊपर खड़े होकर औरत की तरह मातम मत मनाओ। फिर उसने जहर भरी आवाज में कहा, राफेल, मैं जानता हूं उसे उसी जगह से पकड़ना है जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है। और उसके सामने मीरा की फाइल पड़ी हुई दिखाई देती है। और फिर हम वापस अपने हीरोज के पास लौट आते हैं। मीरा इज़ाबेल के रूप में तैयार होकर अंदर आई और राफेल के पास पहुंची। राफेल उसकी खूबसूरती में खो सा गया। एक तरफ वो एक मासूम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी और दूसरी तरफ एक पावरफुल माफिया क्वीन। अब उसके लिए अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए उसने हल्का सा झुककर कहा, प्लीज योर मैजेस्टी, हम सब आपके पीछे हैं। उसके बाद वो दोनों टेम्पल गए। आज उनके फादर को आखिरी विदाई देने का दिन था। बॉस डोमिनिक को दफनाया जाना था। हर एक आदमी कुछ देर उसके लिए दुआ करेगा और फिर वापस अपनी जगह चला जाएगा। लेकिन उस सोलम पल में भी वो चालाक ठग अपनी चाल चलने से बाज नहीं आया। वो अपनी नाइफ के साथ वहां एंटर हुआ, बिल्कुल चैलेंज करते हुए, क्योंकि आज ही डिसाइड होना था कि इन दोनों में से बॉस कौन बनेगा।
वो आगे बढ़ा, अपने फादर को भी फेयरवेल दिया और फिर हमारी हीरोइन की तरफ मुड़कर बोला, मुझे पता है आप अपने हस्बैंड के लॉस से बहुत दुखी होंगी, खासकर जब आप उनके बच्चे की माँ बनने वाली हैं। इसलिए मैं एक डॉक्टर लेकर आया हूँ ताकि हमें आपके और हमारे आने वाले भाई के बारे में इत्मीनान हो सके। वो डरपोक ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे शक हो चुका था कि रफ़ाएल मीरा को इज़ाबेल बनाकर लाया है। और सच तो यही था। वो डॉक्टर को इसलिए लाया था ताकि सबके सामने सच खोल दे और गैंग को बता सके कि ये औरत बॉस डोमिनिक की वाइफ नहीं है। मीरा एक पल के लिए पूरी तरह टेंस हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। लेकिन राफाएल ने हल्का सा सिग्नल दिया, काम डाउन। डॉक्टर उसके पास आया और उसकी एग्जामिनेशन शुरू कर दी। उस पल मीरा खुद गायब हो जाना चाहती थी। अगर सच सामने आ गया तो वो और राफाएल दोनों सिटी के बीच लटका दिए जाएंगे इस झूठ के लिए। लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर ने सीधा सबको देखकर कहा, मैडम और उनके पेट में जो बच्चा है दोनों बिल्कुल ठीक हैं। मैडम मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं, इसलिए आप सबको इनका खास ख्याल रखना होगा और इन्हें अच्छा खाना देना होगा बच्चे की सेहत के लिए। ये सुनते ही वो चालाक डरपोक आदमी गुस्से से पागल हो गया। वो डॉक्टर पर चिल्लाया, क्या आप सीरियस हैं डॉक्टर? आप कहना चाहते हैं कि ये लड़की वाकई प्रेग्नेंट है या फिर आप भी मेरे पीछे कुछ गेम खेल रहे हैं? डॉक्टर ने सीधा जवाब दिया, अपनी जुबान संभालिए मिस्टर ट्रेवर, मैं एक रिस्पेक्टेबल डॉक्टर हूँ। मैं सिर्फ अपना काम और अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मीरा जो अब तक डर से मरने वाली थी, अगले ही पल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी हो गई। और फिर हमें पता चलता है कि राफाएल ने पहले से ही एक डॉक्टर के साथ डील कर रखी थी। उसने मीरा को ऐसी मेडिसिन दी थी जिसकी वजह से जो भी उसकी एग्जामिनेशन करता उसे लगता कि वो प्रेग्नेंट है। कोई अजीब सा सेंसरी ट्रिक था, क्या था खुदा जाने। लेकिन ऑब्वियसली ट्रेवर इतनी आसानी से चुप रहने वालों में से नहीं था। वो फिर मुस्कुराया और बोला, सच कहूं स्टेप मदर, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप गुड न्यूज़ कैरी कर रही हैं। लेकिन एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन के लिए मैं एक और आदमी लाया हूं जो इस मैटर को हमारे लिए क्लियर कर देगा। फिर उसने अपने मेन को ऑर्डर दिया कि इंपॉर्टेंट गेस्ट को अंदर लाया जाए। और अगले ही पल वो लोग मीरा के अंकल को घसीट कर अंदर लाए। लग रहा था उसे जबरदस्ती पकड़ कर लाया गया है और बुरी तरह पीटा भी गया है। उसे देखते ही मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। ट्रेवर ने उसके सामने मीरा का बर्थ सर्टिफिकेट निकालकर हिलाया और गैंग की तरफ देखकर बोला, क्या तुम सब अपने आप पर हंस नहीं रहे? रफेल ने तुम सबको सुल्तान बनाकर तैयार कर दिया। ये लड़की बॉस की वाइफ नहीं है, रफेल ने इसे हायर किया है। मैं इसके अंकल को खास तौर पर लाया हूं ताकि वो खुद सबके सामने सच कंफर्म करे। रफेल ने फिर मीरा को सिग्नल दिया कि काम डाउन। लेकिन इस बार मीरा पहले ही अपने लिए एग्जिट ढूंढने लगी थी। उसे पता था उसका अंकल पैसे के लिए कुत्ता बन सकता है, इसलिए उसने उसकी तरफ देखकर तुरंत कहा, मैं नहीं जानती तुम कौन हो और किसने तुम्हें यहाँ भेजा है ताकि मेरे हस्बैंड की आखिरी विदाई को बर्बाद कर सको। लेकिन अगर तुम हमें फंसाने आए हो तो मैं ये होने नहीं दूंगी। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो यहाँ से 5 मिलियन लेकर निकल जाओ पिटकर और चुपचाप गायब हो जाओ, या मेरी सारी जेड ज्वेलरी ले लो। और बाय द वे फ्रेंड्स, जेड की कीमत गोल्ड से भी ज्यादा मानी जाती है। जैसे ही उसके अंकल की नजर उन ज्वेलरी पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। वो तुरंत उन लोगों की तरफ मुड़कर बोला, सच कहूं तो मेरी एक भांजी है जो बिल्कुल इसकी तरह दिखती है, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी अलग है, उसकी नजर थोड़ी तिरछी थी। तो नहीं मैन, ये मेरी भांजी नहीं है, ये बॉस डोमिनिक की वाइफ है। इतना कहकर उसने ब्रेसलेट्स ले लिए और निकलने ही वाला था, लेकिन उस चालाक आदमी ने उसे वहीं खत्म कर दिया। फिर वो ठंडी सी स्माइल के साथ बोला, क्या खूबसूरत ड्रामा था, लेकिन अब अंकल मर चुका है और अब हमें कभी पता नहीं चलेगा कि वो सच बोल रहा था या झूठ। लेकिन एक माँ कभी झूठ नहीं बोलती। माँ अपनी बेटी को लाखों चेहरों में पहचान लेती है। ये कहकर उसने मीरा की मदर का आईडी कार्ड निकाल लिया। मतलब बात यहाँ तक पहुंच चुकी थी, उस चालाक ने उसकी माँ तक भी हाथ पहुंचा दिया था। उसने उसे हॉस्पिटल से उठवा लिया था। फिर उसने मीरा की तरफ देखकर कहा, अगर तुम अपनी मदर को वापस चाहती हो तो कल शाम 7 बजे नाइट क्लब में मुझसे मिलना। ये सुनते ही मीरा की आंखों में उदासी भर गई। उसने बस दर्द के साथ रफेल की तरफ देखा। उस रात मीरा अकेली बैठी सोचती रही, क्या वो अजीब सस्पिशियस शख्स जो मुझे बार बार कॉल करता है, उसका ट्रेवर से कोई कनेक्शन हो सकता है? क्या मेरी वजह से मेरी माँ के साथ ये सब हो रहा है? मैं उसे बचाने निकली थी या मैं खुद उसे तबाही की तरफ ढकेल रही हूँ? मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। इसी बीच रफेल धीरे से उसके पास आया। उसने अपनी जैकेट उसके शोल्डर्स पर रख दी और उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे उसके अंदर के सारे तूफान को थोड़ा सा थमा देना चाहता हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, हमने तुम्हारे अंकल की बॉडी को रिस्पेक्ट के साथ दफन किया, सारे बरियल राइट्स भी पूरे किए। मीरा रो पड़ी। उसने आंसुओं के बीच कहा, थैंक यू। सच है, मुझे उसके लिए दुख हो रहा है, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो उसी का चुना हुआ अंजाम था
उसने अपना एंड खुद लिखा था। लेकिन अभी अभी मैं अपनी बेचारी मदर के लिए डर से मर रही हूँ। रफाइल ने उसे और कसकर पकड़ लिया, जैसे उसका दर्द अपनी छाती में दबा लेना चाहता हो। फिर उसने उसे तसल्ली दी, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं उसे उन लोगों से बचा लूंगा। इसी बीच दूसरी तरफ वो चालाक आदमी उस घटिया मैनेजर मार्कस वेल के साथ बैठा हुआ था। सच कहूं समझ नहीं आता कि ऑरेंज सूट पहनकर कोई रिस्पेक्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है। खैर, वो मैनेजर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, उसे लुभा रहा था, समझा रहा था कि जब वो सिटी का बॉस बन जाएगा तो मैनेजर उसका सपोर्ट करे और मिलकर रफाइल को हमेशा के लिए खत्म कर दें। तभी उसके एक आदमी ने आकर कहा, बॉस, इजाबेल आ गई है। वो तुरंत कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराया और जल्दी से उठकर उसे मिलने चला गया। वेलकम माई स्टेप मदर, तुम अकेली मेरे पास आई हो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मीरा ने उसकी बात काटकर सीधा कहा, बकवास बंद करो और बताओ मेरी मदर कहाँ है। वो उसके करीब आया और इरिटेटिंग तरीके से उसे छूने लगा। मेरा भाई किसी भी चीज में मुझसे बेटर नहीं है, क्या ख्याल है हम दोनों साथ आएं, सिटी को साथ रूल करें? लेकिन मीरा ने तुरंत नाइफ उसके स्टमक पर रख दी और गुस्से से बोली, तुम पागल हो क्या? क्या तुम्हें लगा मैं यहाँ खाली हाथ आई हूँ? मेरी मदर को छोड़ोगी या मैं तुम्हारी जान ले लूं? उसने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया और अगले ही पल उसकी मदर को अंदर लाया गया। वो बेचारी अपनी ही शांत सपनों भरी दुनिया में खोई हुई थी। उसे कुछ पता ही नहीं था कि उसके आसपास क्या चल रहा है। ये देखकर मीरा ने अपने हाथ से नाइफ छोड़ दिया। फिर उसने दबा हुआ गुस्सा लेकर पूछा, तुम एग्जैक्टली चाहते क्या हो? वो आदमी एक वेलवेट बॉक्स निकालकर उसके सामने खोल देता है। बॉक्स के अंदर एक डायमंड रिंग रखी होती है। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, मेरा भाई तुम्हें जो दे सकता है मैं उससे डबल दे सकता हूँ। तो बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारी मदर को बचा लूंगा, उसे ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड भेज दूंगा। वो अपने पूरे होशो हवास और सेहत के साथ तुम्हारे पास वापस आएगी और हम मिलकर मेरे गंदे भाई से भी छुटकारा पा लेंगे। फिर मैं अपने प्यारे फादर की जगह सिटी का बॉस बन जाऊंगा। मीरा ने उसे सीधी नफरत भरी नजर से देखा और जवाब दिया, मैं कभी तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी, ना तुम्हारे लिए कुछ करूंगी, और तुम कभी रफाइल को हरा नहीं सकते, ना उसकी जगह ले सकते हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है और ज्यादा स्मार्ट भी। वो चालाक आदमी हंस पड़ा, तो अब तुम वाकई उसे प्यार करने लगी हो? चलो फिर तुम्हारा दिल तोड़ देता हूँ। रफाइल के दिल में रियल इजाबेल के अलावा किसी के लिए जगह नहीं है, मेरे फादर की वाइफ। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, जितना उसके करीब आओ, जितनी हेल्प करो, वो तुम्हें सिर्फ उसका सब्स्टिट्यूट ही समझेगा। तुम कभी उसके दिल में उसकी जगह नहीं ले सकोगी। लेकिन मीरा ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। उसने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, तुमने मेरी मदर के आईवी में क्या मिलाया है? वो आदमी थोड़ा और खौफनाक मुस्कुराया, माई लेडी, एक रेयर पॉइजन, ऐसा जहर जो मेरे अलावा किसी के पास नहीं है। अगर मैं किसी के बॉडी में डाल दूं तो वो इंसान सबसे हॉरिबल तकलीफ से गुजरता है, और अगर एंटीडोट ना मिले तो 1 महीने तक दर्द और एगनी झेलने के बाद मर जाता है। तो बोलो, शादी मंजूर है? मीरा ने उससे नफरत से देखा। वो उसके और करीब आया, और जैसे ही मीरा आई अग्री कहने वाली थी, उसी पल हमारा डिग्निफाइड हीरो अंदर आ घुसा। रफाइल उनकी तरफ बढ़ा, अपने भाई को घमंड भरी नजर से देखते हुए बोला, मैं खुद तुम्हारे पास आया हूँ ट्रेवर, और अकेला आया हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम चाहते थे। वो चालाक डरपोक मुस्कुराया, तुम्हारी हिम्मत देखकर तो मुझे शर्म आ रही है ऑनेस्टली। लेकिन अगले ही सेकंड उसने अपना हाथ पीछे ले जाकर कुछ निकाला। बॉम्ब! ट्रेवर का रंग उड़ गया। देखा मिस्टर गाजर, जब तुमने हमारे हीरो को उसके दर्द वाले हाथ से पकड़ने की कोशिश की तो उसने अपने दूसरे हाथ से तुम्हारे मुंह पर ऐसा जवाब दिया कि सांस अटक गई। फिर रफाइल ने उसे सीधा कहा, उसे उसकी मदर के साथ जाने दो। ट्रेवर जहरीली स्माइल के साथ बोला, क्यों ना हम सब आज यहीं मरकर इस दुनिया का चैप्टर क्लोज कर दें और सीधा हिल में मिले? क्या ख्याल है? फिर उसने डील रख दी, ठीक है, मैं उसे जाने दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे अपनी सारी जमीनें वापस दोगे, वो सारी जो तुमने मुझसे छीनी थी। मीरा ने दुख भरी नजर से रफाइल को देखा। वो नहीं चाहती थी कि उसे बचाने के लिए रफाइल सब कुछ खो दे, लेकिन रफाइल उसकी आंखों में डर देखकर खुद को रोक नहीं सका, इसलिए उसने बिना हिचकिचाए उस चालाक डरपोक को अपने सारे कसिनोज की कीज दे दी। उसने मीरा के सामने अपनी सारी जमीनें छोड़ दी। मीरा ने तुरंत अपनी मदर को संभाला और जल्दी से बाहर निकलने लगी। रफाइल उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बाहर मेरा वेट करना। और फिर निकलते वक्त उसने वो बॉम्ब उस गाजर चेहरे बेवकूफ की तरफ फेंक दिया। एक पल के लिए उस हरामी का दिल पैरों तक आ गिरा, लेकिन फिर उसे समझ आया कि वो असली बॉम्ब नहीं था, वो बस एक फेक था। ट्रेवर सोरेल गुस्से से पागल हो गया। रफाइल उसे बेवकूफ बनाकर निकल चुका था, उसकी प्यारी औरत को, उसकी मदर को ले गया था, और बदले में उसके हाथ सिर्फ एक खिलौना आया था, इसलिए वो उनके पीछे भागा। उधर मीरा लोरीन तेज कदमों से रफाइल सोरेल की तरफ दौड़ी। जैसे ही वो उस तक पहुंची, उसने घबराकर पूछा,
आप ठीक हो ना? उस हरामी ने आपके साथ कुछ किया तो नहीं? रफाइल ने उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। वो तुरंत बोला, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? उसने तुरंत अपनी जैकेट उतारी ताकि उसे गर्म कर सके, लेकिन मीरा ने वो जैकेट खुद पर नहीं, अपनी मदर पर डाल दी। तब तक उसके मैन भी वहां आ गए। रोहन ने मीरा की मदर को सेफ जगह ले गया और रफाइल और मीरा दोनों वहीं एक साथ रह गए। मीरा ने उदासी के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, आई एम सॉरी, मैं आपके पीछे छुपकर वहां चली गई। मैंने आपको डेंजर में डाल दिया और मेरी वजह से आप अपनी सारी कसीनो चेन खो बैठे। रफाइल ने उसकी उदासी और उसकी फिक्र को महसूस किया। वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसके करीब आया, जैसे अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स के बिना समझाना चाहता हो। उसने उसकी आंखों में देखकर कहा, आज के बाद मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को इन कॉन्फ्लिक्ट्स और फाइट्स में फेंको। तुम इस दुनिया से ज्यादा साफ हो। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और अपने हाथ गंदे मत होने दो। मीरा की आंखें ऐसे प्यार पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। उसका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था, क्या रफाइल वाकई उससे प्यार करता था या वो सिर्फ उसे एक सब्स्टिट्यूट समझता था। लेकिन उस पल उसने ये सारे सवाल जमीन पर फेंके, उसके करीब आई और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश की। रफाइल ने उसे पुश नहीं किया, उल्टा उसे अपनी तरफ और खींच लिया। लेकिन अगले ही पल मीरा को होश आया और वो उससे हल्का सा दूर हट गई। अगले दिन वो सब बैठकर प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने लगे और उन्हें ट्रेवर के प्रॉफिट से कंपेयर किया। रिजल्ट, दोनों हर चीज में बिल्कुल इक्वल निकले। लेकिन एक उम्मीद अब भी जिंदा थी। नया कसिनो ओपन होते ही रेवेन्यू बढ़ेगा और शायद तब वो ट्रेवर को पीछे छोड़ सके। रोहन हंसकर बोला, तो हमारे भाई की वाइफ काफी स्मार्ट निकली बाय द वे। और एक और बात, मैंने तुम्हारी मदर को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया है। वहां कोई उसके पास पहुंच भी नहीं सकता, टच करना तो दूर की बात है। मीरा ने उन दोनों का शुक्रिया अदा किया, लेकिन तभी उसे फिर से उस अजीब सस्पिशियस इंसान का कॉल आया। वो एक्सक्यूज करके एक साइड में गई और कॉल पिक किया। यस, दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे अकाउंट बुक चाहिए। मीरा घबरा कर बोली, लेकिन वो लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, वो राफेल के पास रहती है। वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है मीरा, कोई तरीका निकालो और अपनी मदर के बॉडी में दौड़ते हुए पॉइजन को मत भूलो, उसे एंटीडोट चाहिए। इसी बीच रोहन बॉस को रिपोर्ट दे रहा था। जो इन्फॉर्मेशन तुमने मांगी थी उसके मुताबिक मीरा को रोज 3 अननोन नंबर से कॉल्स आते हैं। हर 2 दिन में उसके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर होते हैं। तो ऑब्वियसली किसी ने उसे तुम्हारी तरफ पुश किया था। तुम्हें आंखें खोलनी होंगी। लेकिन ऑनेस्टली पिछले कुछ दिनों में उसके आसपास कुछ स्ट्रेंज नहीं हुआ। लगता है उसने उस अननोन पर्सन से अपना कनेक्शन तोड़ दिया है। लेकिन राफेल को इन बातों से फर्क ही नहीं पड़ा। उसने रोहन के लाए हुए सारे इन्फॉर्मेशन पेपर्स जला दिए। फिर सीधा बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता मीरा क्या सोच रही है या उसे किसने भेजा। मेरे लिए जो मैटर करता है वो ये है कि वो चाहती क्या है और कर क्या रही है। थोड़ी देर बाद मीरा वापस आई और उनसे कहा, मुझे अकाउंट बुक चाहिए। मैं पिछले 3 महीनों के प्रॉफिट्स और लॉसेस रिव्यू करना चाहती हूँ। तो क्या आप अपनी अकाउंट बुक मेरे पास छोड़ सकते हो? राफेल ने अपने दोस्त को सिग्नल दिया कि बुक उसे दे दी जाए। फिर दोनों वहां से निकल गए और उसे अकेला छोड़ दिया। मीरा का कॉन्शियंस उसे अंदर से काट रहा था। उसने दिल ही दिल में कहा, आई एम सॉरी राफेल, लेकिन मैं अपनी मदर को छोड़ नहीं सकती। अगले दिन मीरा उस चालाक ट्रेवर सोरेल से मिली और उसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पेपर्स दे दिए। ट्रेवर ने पेपर्स देखकर तंज भरी नजर से पूछा, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो? ओरिजिनल अकाउंट बुक कहाँ है स्वीट हार्ट? मीरा ने तुरंत जवाब दिया, क्या आपको लगता है मैं स्टूपिड हूँ? अगर मैं रफेल की असली अकाउंट बुक ले आती और वो ऑफिस वापस आकर उसे ना पाता तो सबसे पहले शक किस पर करता? मुझ पर ही ना। मैं ओरिजिनल नहीं ला सकती थी, इसलिए मैंने उसमें जो कुछ था सब प्रिंट कर दिया ताकि किसी को हम पर शक ना हो। ट्रेवर ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, ऑल राइट देन, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। उसके बाद उसने उसे एंटीडोट दे दिया ताकि वो अपनी मदर के बॉडी में दौड़ते जहर को रोक सके। लेकिन मीरा गुस्से से भर उठी, बस इतनी सी डोज? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम 1 साल का एंटीडोट दोगे। फिर ट्रेवर सार्कास्टिकली मुस्कुराया, माय डियर, कम से कम इस महीने तुम्हारी मदर नहीं मरेगी, इतना काफी समझो। और वैसे भी मैं इतना स्टूपिड नहीं हूं कि तुम्हें पूरा एंटीडोट दे दूं। क्या पता तुम मुझे ही चीट कर रही हो, फिर मेरा फायदा क्या? इतना कहकर वो उसे छोड़कर चला गया। उसके बाद मीरा सीधा हॉस्पिटल गई ताकि अपनी मदर को एंटीडोट दे सके। लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह गई, क्योंकि वहां राफाएल पहले से मौजूद था और वो उसकी मदर का ख्याल रख रहा था। उस पल राफाएल को डोमिनिक याद आ गया, क्योंकि उसकी जिंदगी में डोमिनिक ही वो एक आदमी था जिसने उसे गले लगाया था जब जिंदगी ने उसका चेहरा कुचल दिया था। राफाएल ने मीरा से पूछा, तुम्हारी मदर को बीमार हुए कितना टाइम हो गया? मीरा ने धीरे से जवाब दिया, पूरा 1 साल। राफाएल ने उसकी तरफ देखा। उसने उसके चेहरे पर जम चुकी उदासी को देख लिया। फिर वो उससे तसल्ली देते हुए बोला,
डोंट वरी, जब तक वो सांस ले रही हैं तब तक ये उम्मीद भी जिंदा है कि वो एक दिन आंखें खोलेंगी और तुमसे दोबारा बात करेंगी। मैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स लाऊंगा, हम उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएंगे। मीरा ने उससे देखा और पूछा, आप मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो राफाएल? राफाएल उसके करीब आया और हल्का सा मुस्कुराया। क्या उसे सच में समझ नहीं आ रहा था? वो कहना चाहता था, क्या तुम अंधी हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? लेकिन उसने ये सब जबान पर नहीं आने दिया। बस उसने उसकी मदर की तरफ देखते हुए कहा, मैं बस एक और फैमिली को टूटते हुए नहीं देखना चाहता। मैं एक और खूबसूरत घर को बिखरते हुए नहीं देखना चाहता। और जब उसने दोबारा मीरा की तरफ देखा तो उसने उसकी आंखों में आंसू जमते हुए देख लिए। हर बार जब वो उसे पूछती थी कि क्या हुआ, वो बस एक ही जवाब देता था, कुछ नहीं। उसने उसे वक्त दिया, उसने उसे फोर्स नहीं किया। फिर निकलते वक्त उसने बस इतना कहा, परसों नया कसीनो ओपन हो रहा है, कुछ अच्छा पहन कर आना। अगले दिन वो दोनों नए कसीनो के साइट इंस्पेक्शन के लिए गए। उस जगह की लोकेशन कमाल की थी, बिल्कुल सिटी के बीचों बीच, सबसे नॉइजी और बिजी एरिया में। मतलब सीधी सी बात थी, ये कसीनो उनके लिए सोने की खान साबित होने वाला था। लेकिन मीरा की खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। राफाएल के एक आदमी भागते हुए आया और बताया कि कसीनो में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। कस्टमर्स अंदर बैठे गुस्से से एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि राफाएल को तुरंत मीरा को वहीं छोड़कर सिचुएशन हैंडल करने जाना पड़ा। और फिर पता चलता है कि इस पूरे तमाशे के पीछे था वही चालाक छींकने वाला बेवकूफ। उसने मेन कसीनो के सारे पैसे निकाल लिए थे और प्रॉफिट्स के साथ छेड़छाड़ भी कर दी थी। राफाएल के जाते ही वो मीरा के पास आया, उसे जबरदस्ती पकड़ा और एक साइड में कॉर्नर करके बोला, नए कसीनो का ओपनिंग कल है, लेकिन मुझे चाहिए कि थोड़ी देर में तुम राफाएल को समंदर तक ले जाओ। मुझे नहीं पता तुम कैसे ले जाओगी, लेकिन जो करना पड़े करो। मीरा ने तुरंत पूछा, तुम एग्जैक्टली प्लान क्या कर रहे हो? वो बस मुस्कुरा दिया, ज्यादा सवाल मत पूछो, जो कह रहा हूं वो करो, ताकि मैं तुम्हें एंटीडोट दे सकूं। इतना कहकर वो चला गया। उसके बाद मीरा कसीनो के अंदर गई, राफाएल के पास देखने कि सब ठीक है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंची, राफाएल ने उसे कॉर्नर कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मेरे मेन पर तुम्हारी खुशबू छाई हुई है, तुम अभी कहाँ थी? मीरा हंस पड़ी, सिर्फ इसलिए ताकि जवाब से बच सके। वो मजाक में बोली, मैं अपनी सीक्रेट लवर से मिलने गई थी। क्यों पूछ रहे हो? क्या आप मुझसे जेलस हो? राफाएल ने उसे सीधा देखा और कहा, जो मर्जी नाम दे दो, जेलसी, एंगर या लव, लेकिन अगर सच में तुम्हारा कोई लवर है तो याद रखना, मैं उसे कुचल दूंगा। मीरा हंसकर और करीब आ गई, फिर धीरे से बोली, लेकिन मुझे आज समुंदर देखना है। क्या ख्याल है, छोटा सा आउटिंग हो जाए, सिर्फ आप और मैं? राफाएल ने उसे गौर से देखा। आजकल वेदर ठंडा चल रहा है और हो सकता है तुम कोई गेम खेल रही हो, अनलेस तुम वाकई जाना चाहती हो। मीरा मुस्कुराई, हाँ, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। और राफाएल ने उसकी बात मान ली। वो उसे एक छोटे से आउटिंग पर ले गया। उसके बाद दोनों एक ब्रिज पर चल रहे थे और तभी अचानक समुंदर के पास राफाएल का फैक्ट्री एक्सप्लोड कर गया। एक जोर का धमाका। एक ही पल में सब कुछ बदल गया और सरप्राइज के तौर पर वहां वो छींकने वाला इडियट भी आ पहुंचा। उस पल राफाएल को सब समझ आ गया। उसे समझ आ गया कि मीरा ने उसे बिट्रे किया है। ये पूरा ट्रैप उसके लिए बिछाया गया था। उसका दिल टूट गया। वो अंदर से ऐसे हिल गया जैसे किसी ने सीधा उसकी रूह को नंगा छोड़ दिया हो। मीरा उससे पूरी ठंडी नज़र से देख रही थी। फिर उसने बस इतना कहा, आई एम सॉरी, लेकिन मेरी मदर मेरे लिए हर चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चालाक सांप हंस पड़ा और मजाक उड़ाते हुए बोला, ओ मेरे प्यारे भाई, एक अजनबी औरत के हाथों तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुमने अपनी ज़मीन भी खो दी, अपना फैक्ट्री भी। और होता भी यही है जब आदमी औरतों के पीछे भागता है। लेकिन राफाएल को सबसे ज्यादा जिस चीज ने तोड़ा वो ये था कि उस हरामी ने मीरा के फिंगर में उसकी आंखों के सामने वेडिंग रिंग पहना दी। फिर उसने अपनी गन मीरा के हाथ में दी और बोला, कम ऑन माय लव, इसका काम तमाम कर दो। इतने अचीवमेंट्स भरे दिन का प्रॉपर एंडिंग करते हैं। राफाएल बस उसे देखता रह गया। उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। और उसी वक्त मीरा के दिमाग में एक के बाद एक वो सारे लम्हे चलने लगे जो उसने राफाएल के साथ गुजारे थे। उसकी सॉफ्टनेस, उसका केयर, उसके वो छोटे छोटे टेंडर टचेस। और फिर बिना किसी वार्निंग के मीरा ने ट्रिगर दबा दिया। गोली उसके चेस्ट में जा लगी। उस पल राफाएल ने गोली का दर्द कम महसूस किया और धोखे का दर्द ज्यादा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और फिर वो उसी समुंदर में जा गिरा जिसे देखने के लिए वो उसके साथ आया था। काश वो कभी गया ही ना होता। कुछ देर बाद वो लोग वापस घर आए और वाओ, सब कुछ बदल चुका था। मीरा उस चालाक सांप की लैप पर बैठी हुई थी। उसके साथ ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो, जबकि रोहन उनके पैरों के नीचे फेंक दिया गया था।
साफ लग रहा था कि बॉस की एब्सेंस का पूरा फायदा उठाया गया है और सारी सेटिंग पलट दी गई है। रोहन शॉक में था, बिल्कुल रफाइल की तरह, शायद उससे भी ज्यादा। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मीरा ने यह सब किया है। लेकिन उस चालाक आदमी के रोन को खत्म करने से पहले मीरा ने उसे रोक दिया। वो मुस्कुराई और बोली, लेकिन मेरे पास एक ज्यादा एंटरटेनिंग आइडिया है। क्या ख्याल है इसे समुंदर में फेंक दिया जाए और मछलियां इसे धीरे धीरे खाती रहें जब तक ये मर ना जाए। फिर वो रोहन के पास आई और उसे देखकर बोली, जब तुम अपने मास्टर के इतने लॉयल हो तो फिर मैं तुम्हें उसके पीछे समुंदर में ही फेंकवा दूंगी। उस चालाक आदमी को उसका आइडिया बहुत पसंद आया और उसने वैसे ही किया। उसके मेन ने रोहन को बुरी तरह मारा और फिर उसे समुंदर में फेंक दिया। रात को वही चालाक सांप मीरा के सर पे गन तान कर खड़ा था। वो बोला, बस दिन खत्म, हमारा ड्रामा भी खत्म, अब तुम्हारी बारी। लेकिन मीरा सार्केस्टिकली हंस पड़ी। नहीं स्मार्ट वन, अगर तुम मुझे ही खत्म कर दोगे तो फिर तुम बिजनेस का सही तरीका कैसे समझोगे? हर लैंड, हर कसीनो और हर प्रोजेक्ट के इंपॉर्टेंट लेजर्स कौन समझाएगा? और वैसे भी लोग तुम्हें इतना नहीं जानते जितना मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं बॉस डोमिनिक की वाइफ हूं। तो अब भी श्योर हो कि तुम मुझे मारना चाहते हो? वो उसके करीब अनोइंग सी हंसी के साथ आया और बोला, इतना टेंस क्यों हो रही हो? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। चलो कॉरोनेशन सेलिब्रेशन के लिए रेडी हो जाओ बेबी। कुछ दिन बाद मीरा ने सारे गैंग लीडर्स को इकट्ठा किया। आज का दिन इंपॉर्टेंट था। आज ट्रेवर बॉस की कुर्सी संभालने वाला था। आज वो सिटी का नया रूलर बनने वाला था। कॉरोनेशन के रिचुअल्स के बाद उसने सबके सामने कहा, मेरे पास आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। इजाबेल और मैंने शादी करने का डिसीजन लिया है। इतना कहकर उसने मीरा को अपनी तरफ खींच लिया, जैसे सबको दिखाना चाहता हो कि अब वो उसकी क्वीन है, सिर्फ उसकी। लेकिन अगले ही पल पता नहीं कहां से एक गोली उसकी तरफ आई। वो झटके से पलटा और जब उसने देखा गोली किसने चलाई थी तो वो रोहन था। रोहन पूरे सुकून के साथ वहां एंटर हुआ, क्योंकि मीरा ने उसकी हेल्प की थी। उसने उसे एक नाइफ दे दी थी ताकि वो रस्सी काट सके और समुंदर से निकल सके। रोहन धीरे धीरे बाकी बॉसेस के करीब आया और उनसे कहा, ये हरामी अपने भाई का कातिल है। इसने अपने अडॉप्टिव फादर को मारा। उस आदमी को जिसने इसे पाला, इसे आदमी बनाया, सिर्फ इसलिए कि ये कुर्सी चाहता था, ये सब कुछ विरासत में चाह रहा था। ये सुनकर वो चालाक कुत्ता गुस्से से पागल हो गया। वो चिल्लाया, और तुम कौन होते हो? किसने भेजा है तुम्हें ये सारी बकवास बोलने के लिए? तब एक और आवाज गूंजी, मैंने भेजा है। और फिर शेर ने एंट्री ली। राफाएल सामने आ गया। मीरा के नाजुक चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो चालाक आदमी शौक से जम गया। और ऑनेस्टली हम सब भी। क्या मतलब, मरे हुए लोग वापस आ जाते हैं क्या? और फिर हमें सच पता चलता है। जिस दिन मीरा हॉस्पिटल गई थी और उसने अपने मदर का ख्याल रखते देखा था, उसी दिन वो अंदर से टूट गई थी। वो उसे बिट्रे नहीं कर सकती थी, उस ट्रैप में नहीं फंसा सकती थी, और उसे फिर से हर्ट करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। इसलिए उसने उसे सब कुछ डिटेल में बता दिया था, एक एक बात। कैसे वो चालाक आदमी उसकी मदर की लाइफ के नाम पर उसे थ्रेटन कर रहा था, कैसे वो मजबूरी में उसके ऑर्डर्स मान रही थी। उसके बाद उन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। प्लान ये था कि ट्रेवर को ये यकीन दिला दिया जाए कि उसका पूरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है, कि वो बॉस बन गया है, कि उसने थ्रोन जीत लिया है। तब रफाएल ने मीरा से कहा था, याद है जब मैंने तुम्हें सिखाया था कि कहाँ एम करना है, कौन सी जगह पर गोली मारने से मौत होती है और कौन सी जगह पर गोली लगने के बाद भी आदमी जिंदा रह सकता है? तो तुम यहीं पर गोली मारना, बिल्कुल इसी जगह। डरना मत, घबराना मत, मैं वापस आऊंगा और तुम्हें उससे बचाऊंगा। और मीरा ने वैसे ही किया, वर्ड बाय वर्ड, जैसे रफाएल ने कहा था। उसके बाद रफाएल सारे प्रूव्स लेकर आया। सबूत ये कि ट्रेवर एक ट्रेटर था। उसने बॉस डोमिनिक सोरेल के दुश्मनों के साथ मिलकर उसे हटाने की साजिश रची थी। फिर इजाबेल के साथ मिलकर रफाएल को भी खत्म करने की प्लानिंग की थी। वो वेपन्स और ड्रग्स स्मगल करता था, गरीब लोगों की जमीनें छीन लेता था, उन्हें उनके घरों से निकाल देता था। उसे लॉयल्टी का मतलब नहीं पता था, फेथफुलनेस का मतलब नहीं पता था। और इतनी सारी घटिया हरकतों के बाद भी उसके पास इतनी हिम्मत थी कि वो बॉस बनने आ गया। एक ऐसा जालिम जो खुद को खुदा समझने लगा था। वो चालाक कुत्ता हिस्टेरिकली हंसने लगा। फिर उसने डिसाइड किया कि वो रफाएल को खत्म कर देगा। लेकिन रोहन उससे पहले मूव कर गया और एक फ्लैश में उसने उसका काम तमाम कर दिया। वाह आर्टिस्ट, ब्लेस योर हैंड्स। उसके बाद रफाएल ने अपने फादर की पिक्चर की तरफ देखा और धीरे से कहा, आखिरकार मैं आपका बदला ले पाया फादर, आपका हक आपको वापस दिला पाया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी रफाएल के अंदर एक उदासी रह गई। ट्रेवर सोरेल सिर्फ उसका दुश्मन नहीं था, वो कभी उसका दोस्त था, उसका भाई था,
दोनों बचपन से साथ ट्रेन हुए थे, साथ बड़े हुए थे, हर चीज साथ की थी। बॉस डोमिनिक सोरेल उन दोनों को देखकर प्राउड होता था। लेकिन वक्त के साथ ग्रीड और सेल्फिशनेस ने ट्रेवर को अंदर से खा लिया। उसने अपने आसपास के हर इंसान का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, सिर्फ अपने गोल्स के लिए। उसने शैतान को अपने अंदर जगह दे दी और उसी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। रफाइल ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं सोचता था वो बस बच्चा है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो अंधेरे और लालच के समुद्र में डूबता चला गया। आखिर में मैंने सबको खो दिया, अपनी असली फैमिली, अपने फादर डोमिनिक को, इज़ाबेल सोरेल को और अपने इकलौते भाई को भी, जिसे मैं अपना सहारा समझता था। जिस पल उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा, उसी पल से मेरा कोई फैमिली नहीं रहा। मीरा धीरे से उसके पास आई। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर रख दिया, फिर बहुत सॉफ्टनेस के साथ बोली, लोग कहते हैं आप हार्श हो, हार्टलेस हो, लेकिन मुझे तो दुनिया का सबसे जेंटल आदमी दिखाई देता है, सबसे रिफाइंड हार्ट। आप जो कुछ करते हो वो सिर्फ इसलिए ताकि कोई आपकी वीकनेस और फीलिंग्स देखकर आपका फ़ायदा ना उठा सके, इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग एक्ट करना पड़ता है, जबकि अंदर से आप बहुत सॉफ्ट हो। लेकिन मेरे सामने आपको ये सब प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे सामने अपने रियल सेल्फ हो सकते हो। अपनी सारी फीलिंग्स बाहर आने दो, बिलीव मी, मैं समझ जाऊंगी। इतना कहकर वो उसके और करीब आई। उसने अपने तरीके से उसके दर्द को होल्ड किया, उसकी इमोशंस को समझा और उसे ये एहसास दिलाया कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए, वो उसके साथ रहेगी। राफेल ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारी आवाज़ मेरे दिमाग में नक्श हो चुकी है, तुम्हारा प्रॉमिस, तुम्हारे सारे वर्ड्स मेरे दिल में बस चुके हैं, तुम्हारी खुशबू तक मैंने याद कर ली है, इसलिए अब तुम मेरे से दूर नहीं भाग सकती, मेरे से दूर रह नहीं सकती। अगले दिन मीरा ने उससे बताया, मुझे पता चला है कि ट्रेवर के अंडर जो शिप्स जाती थीं, कस्टम्स ने उन्हें पकड़ लिया है, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता कि उनकी रिपोर्ट किसने की। रफाइल ने उसकी तरफ देखा, वो मुस्कुराया, मीरा भी मुस्कुरा दी। फिर वो बोली, लेकिन सबके बाद भी एंड में रियल बॉस आप ही बने। अब इस मोमेंट से आप वैसे जी सकते हो जैसे हमेशा जीना चाहते थे। आप स्ट्रीट्स को क्लीन करोगे, आप अपने भाई की छोड़ी हुई सारी गंदगी हटा दोगे। रफाइल ने बहुत नरमी से उसका हाथ पकड़ा और बोला, पिछले कुछ दिन तुम पर बहुत भारी गुजरे हैं, अब से मैं चाहता हूँ तुम रेस्ट करो, एंजॉय करो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। फिर उसकी नज़र उस स्कार्फ पर पड़ी जिससे मीरा अपने हेयर बांधती थी। उसने वो स्कार्फ उठाया और उसने उन दोनों के हाथ बांध दिए। फिर धीरे से बोला, ये स्कार्फ पहले तुम्हारे हेयर को बांधता था और अब इसने मुझे तुमसे बांध दिया है। तुम्हारा प्यार मेरे गले में लपेटकर मेरे दिल तक उतर चुका है। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो। मीरा मुस्कुराई और फिर उसने उसे अपने पूरे प्यार के साथ हक कर लिया। उसके बाद रफाइल नीचे गया कोरोनेशन रिचुअल्स के लिए और उसने लीडरशिप की कुर्सी ऑफिशियली संभाल ली। रफाइल, रेवनस्पोर्ट का बॉस। लेकिन तभी अचानक मार्कस वेल वहां घुस आया। उसने हमारे हीरो को दिमाग में इस तरह बसाया हुआ था कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि रफाइल ने उसे इज़ाबेल देने से मना कर दिया था। इसलिए वो रफाइल को अरेस्ट करने आ गया, क्योंकि रिपोर्ट्स पहुंच चुकी थीं कि उनकी स्मगलिंग शिप्स पकड़ी गई हैं। ये देखते ही मेन पैनिक कर गए। बॉस डोमिनिक मर गया, फिर कुछ टाइम बाद ट्रेवर भी चला गया और अब रफाइल भी अरेस्ट हो गया। मतलब सब कुछ बर्बाद, ट्रेड बर्बाद, नाम बर्बाद, गैंग बिखर जाएगी, उन्हें हर तरफ से पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त मीरा आगे बढ़ी। उसने सबको रोकते हुए कहा, काम डाउन एवरीवन, ऐसे नहीं। सबसे पहले ये पता लगाओ कि पुलिस को उन शिप्स की इन्फॉर्मेशन किसने दी और कौन बॉस रफाइल का नाम यूज करके स्मगलिंग चला रहा था। मुझे आज ही हर डिटेल चाहिए, शुरू से लेकर एंड तक। सुनो मैन, मुझे पता है तुम मुझे बस एक औरत समझते हो जिसका प्लेस किचन में होता है, गैंग्स, माफिया और वेपन्स के बीच नहीं। लेकिन मैं तुम में से ही एक हूँ और मुझे तुम सब की परवाह है। इस सिटी की सेफ्टी हम सब के कंधों पर है। हमें अपनी रेप्यूटेशन बचानी है, अपना नाम बचाना है और अपने बच्चों के फ्यूचर को बिल्ड करना है। अंडरस्टूड? सारे मेन एक साथ बोले, यस क्वीन। मीरा ने फिर ठंडी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, और प्लीज अभी किसी को कुछ मत बताना, मुझे हर डिटेल चाहिए, बिल्कुल शुरुआत से लेकर बिल्कुल आखिरी पल तक। अपनी बात खत्म करने के बाद मीरा सीधा जेल गई, अपने दिल के सबसे करीब इंसान से मिलने। जैसे ही वो उसके सामने पहुंची, उसने उसकी परफ्यूम की खुशबू से ही उसे पहचान लिया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, लगता है मेरी एब्सेंस में बाहर किसी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, ऊपर से इतनी एलिगेंस और स्टाइल में मुझे मिलने भी आ गई हो। मीरा उसके करीब आई, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़े ब्रूजेस पर टिक गई। उसका दिल कसक उठा। साफ दिख रहा था कि मार्कस वेल ने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाला था। रफाइल ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, डोंट वरी, वो बुढ़ा जो इंस्पेक्टर कॉन्बो जैसा लगता है, उसने मुझे खत्म करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन यहाँ वो मुझे ना छू सकता है, ना मेरे करीब आ सकता है।
मीरा ने उसकी बात सुनी, फिर सीधा उससे कहा, ठीक है, मैंने सिटी में सब कुछ वैसे ही हैंडल कर दिया जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। मैंने बाकी बॉसेस और गैंग्स के साथ अग्रीमेंट्स कर लिए हैं और मैं ये भी पता लगाऊंगी कि तुम्हारी रिपोर्ट किसने की और कौन तुम्हारे नाम के पीछे छुपकर वो सारी गंदगी स्मगल कर रहा है। ये सुनकर रफाइल ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया, फिर धीरे लेकिन गहरी आवाज में बोला, मैं चाहता हूं तुम अपनी मदर को ले जाओ और सिटी छोड़ दो। मुझे नहीं पता मैं यहाँ से कब बाहर आऊंगा और मैं तुम्हें बाहर अकेला छोड़ने से डर रहा हूँ। तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है वो काफ़ी है। मैं तुम्हें और ज़्यादा हर्ट नहीं होने दूंगा, ना मेरे लिए ना किसी और के लिए। मीरा हल्की सी मुस्कुराई, फिर उसने वो स्कार्फ वापस ले लिया जो रफाइल ने उसके हाथों पर बांधा था और उसकी तरफ देखकर बोली, इस वक्त आप प्रिजनर हैं और प्रिजनर्स को डिसीजंस लेने का राइट नहीं होता, स्पेशली मेरे जैसी औरत के सामने। आह, देखो तो सही, अब वो बिल्कुल उसी की तरह बोलने लगी थी, उसी के जेस्चर्स कॉपी कर रही थी, उसी का लहजा साफ था। जो कुछ वो जिंदगी भर लोगों के साथ करता आया था, अब जिंदगी उससे वापस लौटा रही थी। मीरा ने फिर उसकी आंखों में देखकर कहा, इसलिए मुझे ऑर्डर्स मत दो, क्योंकि मेरे लिए अब तुम्हारी बात मानकर चुप रहना लेट हो चुका है। अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुम्हारा सपोर्ट बनूंगी और सबसे अच्छी बात यह है कि अब तुम चेन्स में बंधे हो, मतलब तुम मुझे रोक नहीं सकते और तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। ये सुनकर रफाइल ने अपनी सारी फीलिंग्स के साथ उसे अपनी बाहों में भर लिया। मीरा ने भी उसी इंटेंसिटी से उससे हग वापस दिया। फिर वो उसके करीब होते हुए धीरे से बोली, जब तुम बाहर आओगे ना, मैं तुम्हें फिर से बंद कर दूंगी, लेकिन इस बार हमारे रूम में। उस पल बॉस का कंट्रोल टूट गया। उसने वो चेन्स खोल दी जो शुरू से सिर्फ शो के लिए उस पर डाली गई थी। फिर उसने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे तुमसे दूर कोई चीज नहीं रख सकती, ये चेन्स भी नहीं। जाने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा, ध्यान से सोचना और अपना ख्याल रखना। लेकिन उसी वक्त गार्ड्स नीचे आए और मार्कस के ऑर्डर्स पर उसे मारना शुरू कर दिया। रफाइल ने तुरंत मीरा की तरफ देखा और कहा, तुम मुझ पर यकीन करती हो राइट, मुझ पर ट्रस्ट करती हो? मीरा ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ ऑफ कोर्स। रफाइल ने कहा, तो फिर यहाँ से चली जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और मीरा ने उसकी बात मान ली। वो बिना पीछे देखे वहां से निकल गई, क्योंकि अगर वो पलट कर देखती तो उसे वो जंग दिख जाती जो उसके पीछे चल रही थी। वापस घर आकर सब लोग किसी भी ऐसे एविडेंस को ढूंढने लगे जो रफाइल की इनोसेंस प्रूव कर सके, लेकिन वो घटिया मार्कस इतना चालाक निकला कि उसने सारे प्रूफ्स छुपा दिए थे। तब मीरा के दिमाग में एक सच्ची वाली शैतानी आइडिया आई। ऐसी आइडिया कि अगर रफाइल को इसके बारे में पता चल जाता तो शायद वो उसे सिटी गेट पर लटकवा देता। मीरा ने डिसाइड किया कि वो उस बुढ़े की अपनी तरफ अट्रैक्शन का फायदा उठाएगी, उसे सिड्यूस करेगी और फिर सारे एविडेंस चुरा लेगी। जब वो उसके ऑफिस में गई, उसने देखा कि उसकी डेस्क पर एक फोटो एल्बम पड़ा है। वो थोड़ी हैरान हुई और उसने पूछा, ये क्या है? उसने बड़ी अजीब सी कामनेस के साथ जवाब दिया, वुमेन्स हेयर। मैं इसे तब से कलेक्ट कर रहा हूँ जब मैं जवान था। हर बार जब मैं किसी औरत के साथ होता हूँ, मैं उसके हेयर का एक पीस रख लेता हूँ ताकि उसकी याद के साथ जी सकूं। बस उस पल क्लियर हो गया कि ये आदमी सिर्फ घटिया नहीं, बीमार भी है, बेहुदा, घिनौना। लेकिन मीरा ने उस वक्त अपना डिस्गस्ट साइड पर रखा, क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ उन फाइल्स पर थी जिनके अंदर सब कुछ छुपा हुआ था। उसे वो सारे सबूत चाहिए थे। उसे रफाइल को बेकसूर साबित करना ही था। इसलिए उसने उस बुढ़े का ध्यान अपनी ब्यूटी और अपने हेयर से भटका दिया, फिर मौका देखकर सीधा उसके सर पर वार कर दिया। उसके बाद मीरा ने एविडेंस ढूंढना शुरू किया और जो उसने देखा उससे उसका खून खौल दिया। वो मैनेजर सिर्फ एक चोर नहीं था, वो फ्रॉड था, फॉर्जर था। उसके पास अनलाइसेंस्ड लैंड्स थे और उसके क्राइम्स और स्कैंडल्स की कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन जो चीज़ मीरा को और ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली थी, वो था वो डिस्गस्टिंग हेयर एल्बम। उस एल्बम को देखकर उसके दिमाग में एक के बाद एक कितनी लड़कियों का ख्याल आया होगा, कितनी जो एक्सप्लॉइट की गई होंगी, थ्रेटन की गई होंगी, जबरदस्ती यहाँ घसीट कर लाई गई होंगी और जिनसे उनकी सबसे कीमती चीज छीन ली गई होगी। ऐसा जानवर पनिशमेंट डिजर्व करता था, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट डिजर्व करता था, ऐसी जेल जहां वो बाकी जिंदगी धूप तक ना देख सके। इसलिए मीरा ने उस एल्बम को उसी के आंखों के सामने आग लगा दी और फिर उसने पूरी विला को आग के हवाले कर दिया। 2 दिन बाद सारे एविडेंस पुलिस के सामने पेश कर दिए गए और फाइनली रफाइल को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया गया। जेल का दरवाजा खुला और बाहर उसने 2 लोगों को अपना वेट करते देखा, उसकी बिलवड और उसका लाइफ लॉन्ग दोस्त। वो सीधा मीरा के पास गया
अपने आर्म्स खोलकर बिल्कुल शाहरुख खान की आइकॉनिक स्टाइल में खड़ा हो गया और बिना किसी इंट्रोडक्शन, बिना किसी वार्निंग के उसने सबके सामने उसे किस कर लिया, क्योंकि वो ना किसी से डरता था, ना किसी की परवाह करता था। उसके बाद वो सब घर लौट आए। वहां सब ने उसे डिटेल में बताया कि उसकी एब्सेंस में क्या क्या हुआ था। पुलिस ने उन सब ट्रेटर्स को अरेस्ट कर लिया था जो उसका नाम यूज करके स्मगलिंग चला रहे थे। राफेल मीरा के करीब आया, उसे हग करके थैंक यू कहना चाहता था, लेकिन उसने उसे हल्का सा पुश कर दिया क्योंकि रोहन अभी भी वहीं खड़ा था। राफेल ने अनॉयड होकर उसकी तरफ देखा, जैसे कह रहा हूं, क्या है, तो इसका अंकल लगता है क्या? उस नजर का मतलब बिल्कुल क्लियर था, अब तो हमें अकेला छोड़ दे। इसलिए रोहन ने ऑकवर्ड सी शक्ल बनाई और एक्टिंग करने लगा जैसे वो सीलिंग को बड़े ध्यान से देख रहा हो। लेकिन उसके जाने से पहले ही दरवाजा खुला और रियल इज़ाबेल सोरेल अंदर आ गई, अपनी बाहों में अपना बेटा लिए हुए। वो धीरे से राफेल के पास आई, उसके चेहरे पर एक जेंटल सी स्माइल थी और उसने बिल्कुल इग्नोर कर दिया मीरा को, जो उसके पास खड़ी एक मासूम कॉपी की तरह लग रही थी। इसाबेल ने बच्चे को उसकी तरफ करते हुए कहा, मेरे बेटे को देखो राफेल, ये बिल्कुल डोमिनिक जैसा लगता है। सेम आईज, सेम नोज, सेम लिप्स। राफेल एक पल के लिए सब कुछ भूल गया, वो बस उस छोटे से फरिश्ते को देखता रह गया। और मीरा, वो शॉक में जम सी गई। रिजेम्बलेंस इतनी एग्जैक्ट थी कि लग रहा था जैसे वो सच में एक मिरर के सामने खड़ी हो। फिर इज़ाबेल ने सीधा उन सबसे कहा, क्या तुम सब बाहर जा सकते हो? मैं राफेल से अकेले में बात करना चाहती हूँ। सब ने उसकी बात मानी और बाहर निकल गए। अंदर इज़ाबेल ने राफेल से कहा, डोमिनिक के बहुत सारे दुश्मन थे, वो मुझे ढूंढ रहे हैं, और अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने बच्चे को जन्म दे दिया है तो वो मेरे बेटे को जरूर मार देंगे। लेकिन मुझे पता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन में हूँ, कोई मेरे करीब नहीं आ सकता। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि कोई और हम तक पहुंच ही ना सके। लेकिन मेरी एक कंडीशन है। ये सुनकर राफेल अंदर से अनईजी हो गया। उसने पूछा, और तुम्हारी कंडीशन क्या है? इज़ाबेल ने सीधा कहा, मुझसे शादी करो। बाहर खड़ी मीरा ने ये वर्ड्स सुन लिए। उसका दिल कस के बंध गया। वो चुपचाप वहां से निकल गई। वो शावर लेने गई, लेकिन पानी भी उसके दिमाग से वो सोच नहीं धो पाया। उसके माइंड में बार बार राफेल के साथ गुजारे हुए लम्हे आ रहे थे, उसके साथ उसका रॉ सॉफ्ट इंटेंस कनेक्शन। फिर ट्रेवर की वो बात भी उसके कान में गूंजने लगी कि राफेल के दिल में सिर्फ इज़ाबेल है, कि इस दुनिया की कोई लड़की उसका दिल नहीं जीत सकी, कि वो हमेशा इज़ाबेल को ही चाहता रहा। तो क्या अब रियल इज़ाबेल के लौट आने के बाद राफेल का प्यार भी उसकी तरफ वापस चला जाएगा? क्या अब वो मीरा को देखना ही बंद कर देगा? अगले दिन इज़ाबेल ने सब गैंग लीडर्स को बुलाया और सबके सामने अनाउंस किया कि वो ही रियल इज़ाबेल है, और जो औरत अब तक उनके सामने थी वो फेक थी। उसने कहा कि ये सब सिर्फ डोमिनिक के एयर, उसके बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था। तभी मीरा वहां एंटर हुई, इस बार अपनी असली शक्ल में, अपनी खुद की आइडेंटिटी के साथ, अपनी एलिगेंट मासूम नाजुक प्रेजेंस के साथ। और सच कहूं, उसने रूम में मौजूद हर नज़र और हर दिल चुरा लिया। बॉस तो उसे देखकर आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। मीरा सबके सामने आई, अपना रियल नाम बताया और उनसे माफ़ी मांगी कि उसने सबको डिसीव किया। रोहन मुस्कुराया और तुरंत बोला, हम तुम्हें माफ़ करते हैं और हम तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करते हैं। सच तो ये है मीरा, तुम्हारी वजह से हम सारे ट्रेटर्स और एनिमीज़ को पकड़ सके। तुम्हारी वजह से हम बॉस को प्रिजन से निकाल सके और उनकी इनोसेंस प्रूव कर सके। तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। या तुम भूल गई? लेकिन जो इज़ाबेल वहां बैठी थी, उसके चेहरे से ही साफ था कि उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो मीरा की तरफ देखकर बोली, अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी हमारे बीच कोई जगह नहीं है। रियल इज़ाबेल अब वापस आ चुकी है, तो तुम्हें चले जाना चाहिए। या फिर अब भी मेरी जगह लेने का इरादा है? राफेल का दिमाग एक पल के लिए बिखर गया। उसने थोड़ा रोकने वाले अंदाज में कहा, ईजी देयर। लेकिन इज़ाबेल और गुस्से में आ गई। क्या बात है, तुम खुद को भूल रहे हो क्या? एक फेक औरत के लिए तुम मुझ पर आवाज उठाओगे? मीरा ने उन दोनों को शांत करने की कोशिश की। वो बोली, प्लीज काम डाउन, मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ। जब राफेल प्रिजन में थे और मैं तुम्हारा रोल निभा रही थी, तब मैंने बॉस डोमिनिक से जुड़ी फैमिली रिचुअल सब खुद परफॉर्म की, और मैंने अपनी जान की कसम खाकर कहा था कि मैं सिटी और फैमिली की रेपुटेशन प्रोटेक्ट करूंगी। इसका मतलब ये है कि मैं तुम लोगों में से हूँ। मैं अब इस फैमिली के खून और बॉस डोमिनिक के नाम से सील हो चुकी हूँ। अब बस एक चीज बाकी है, कवनेंट और लाइफ की कंटिन्यूएशन का टोस्ट पीना। ये कहकर उसने बॉटल उठाई और अपना हाथ काट लिया, क्योंकि माफिया का रूल था, फैमिली का हिस्सा बनना है तो वो अपने खुद के खून से सील करना पड़ता है। उस पल के बाद मीरा सिर्फ बाहर की कोई लड़की नहीं रही, माफिया ही उसकी फैमिली बन चुकी थी। उसने इज़ाबेल की तरफ देखकर कहा, मैं यहाँ तुम्हारी वजह से नहीं हूँ, मैं तुम्हारी परमिशन का वेट नहीं कर रही।
ना ही रफ़ाइल की पर्सनल परमिशन का। मैं यहाँ हूँ क्योंकि यहाँ मौजूद इन लोगों ने पिछले सारे वक्त में मेरा साथ दिया है। हमने महीनों तक शोल्डर टू शोल्डर खड़े होकर काम किया, विक्ट्रीज हासिल की, डील्स की और सिटी को प्रोटेक्ट किया। मैं यहाँ हूँ क्योंकि इन लोगों ने मुझे अपनी फैमिली माना है। उसके बाद मीरा लॉरेंस ने माफिया ओथ बोलना शुरू किया कि वो उनके लिए मरने को रेडी है, उनके साथ जीने को रेडी है और उनकी हिफाजत के लिए अपनी पूरी जान लगा देगी। फिर उसने ब्लड सील वाला टोस्ट पिया और सीधा कहा, जिसे पसंद नहीं वो अपना कप उठाने की जरूरत नहीं समझे, लेकिन लोग उसके साथ थे। और सबसे पहले अपना कप किसने उठाया? रफ़ाइल ने। वो उसके करीब आया और उसकी आंखों में देखकर बोला, मेरी जान, तुम कभी किसी की सब्स्टिट्यूट नहीं थी, तुम हमेशा सिर्फ मीरा थी, अपने पूरे वजूद के साथ। फिर उसने अप्रूवल का टोस्ट पी लिया, लेकिन उनकी सेलिब्रेशन पूरी होती उससे पहले ही इज़ाबेल सोरेल ने उन्हें रोक दिया। वो बोली, मुझे भी कुछ कहना है। डोमिनिक के नाम पर रजिस्टर्ड यॉट जो सिटी को बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाली है और उनके नाम पर जो कसिनोज रजिस्टर्ड है, अब सब कुछ मेरा हो चुका है और अगर मुझे ये प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू करने हैं तो मेरी 2 कंडीशंस है। पहली, मीरा को सिटी छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना होगा। दूसरी, बॉस को मुझसे शादी करनी होगी और मेरे बेटे का फादर बनना होगा ताकि मेरा बेटा किसी और मर्द की गोद में ना बढ़े। ये सुनकर बॉस ने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा, फिर बहुत ठंडे बहुत काटने वाले लहजे में बोला, कभी मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता था, अब तो मैं तुम्हें देखना भी बंद कर चुका हूँ। जब से तुम आई हो तुम हर दूसरे मिनट डोमिनिक का नाम ले रही हो, लेकिन शायद तुम वो एक चीज भूल गई हो जो डोमिनिक के लिए सबसे ज्यादा मैटर करती थी, फैमिली। फिर उसने वहां मौजूद सब लोगों की तरफ इशारा करके कहा, आज यहाँ इतने लोग फैमिली, लॉयल्टी, लव और फेथफुलनेस के नाम पर इकट्ठा हुए हैं और मीरा, वो डोमिनिक की फैमिली के लिए सबसे ज्यादा लॉयल और डिवोटेड रही है। उसने हमारी हर गलती को ठीक करने की कोशिश की, उसने पूरी सिटी को डिस्ट्रक्शन से बचाया। उसके बाद उसने पूरी अथॉरिटी के साथ अनाउंस किया, इसलिए मैं रफ़ाइल सोरेल, माफिया का बॉस और ड्रैगन्स वॉच के नीचे रेवन स्पोर्ट का पहला रूलर, ये डिक्लेयर करता हूँ कि मीरा हमारी फैमिली का हिस्सा है और वो ड्रैगन फैमिली का एम्ब्लम पहनेगी। वहां मौजूद सब लोग उसकी बात से सहमत हो गए। सबने मीरा को अपनी फैमिली का हिस्सा मानकर एक्सेप्ट कर लिया और इज़ाबेल, गुस्से से उसका खुद पर कंट्रोल ही मुश्किल से बचा। उसके बाद हम मीरा को हॉस्पिटल में अपनी मदर के पास बैठे देखते हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था और अब वो बस उस पल का इंतजार कर रही थी जब उसकी मदर आंखें खोलकर उससे कुछ बोलेगी। लेकिन तभी अचानक वो चालाक औरत उसके पास आई और उसके हाथ में 5 मिलियन का चेक थमा दिया और बस उसी पल मीरा पर सच बिजली की तरह गिरा। वो अजीब सस्पिशियस शख्स जो इतने दिनों से उसे कॉल्स कर रहा था, जो उसे रफ़ाइल के खिलाफ भड़का रहा था, जो उसे थ्रेटन कर रहा था, वो इज़ाबेल खुद थी। ऑफकोर्स सच कहूँ तो हम सबको पहले ही पल से शक था, उस स्नेक नेकलेस की वजह से जो वो अपने गले में पहनती थी, लेकिन हम भी सीधे बनते रहे। मीरा ने उसे शौक में देखकर पूछा, तो तुम ही थी जो मुझे कॉल कर रही थी? इज़ाबेल ने बिना झिझक जवाब दिया, एग्जैक्टली, क्योंकि तुम और मैं बहुत ज़्यादा एक जैसी दिखती है मीरा। जब डोमिनिक सोरेल जिंदा था उसने खुद तुम्हें चुना था ताकि तुम मेरी जगह ले सको और मुझे प्रोटेक्ट कर सको, लेकिन उसके मरने के बाद मुझे मजबूरन सिटी छोड़कर ट्रैवल करना पड़ा और ऑनेस्टली मुझे सिटी की हालत का डर था, इसलिए मुझे अपने हस्बैंड का प्लान कैरी आउट करना पड़ा, लेकिन क्लियरली सब कुछ कंट्रोल से बाहर चला गया। फिर वो थोड़ा और करीब आई। मीरा ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, और अब तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? इज़ाबेल ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम रफ़ाइल से दूर हो जाओ और ये वही चेक है जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। मीरा का चेहरा सख्त हो गया। उसने पूछा, और अगर मैं ये चेक लेने से मना कर दूं तो तुम क्या करोगी? इज़ाबेल ने बहुत ठंडी प्रैक्टिकल आवाज़ में कहा, देखो मीरा, हमारी दुनिया में लव नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तुम्हारे दिमाग में जो प्यार चल रहा है ना, एक दिन वही रफ़ाइल को मार डालेगा, क्योंकि तुम उसकी वीक पॉइंट बन जाओगी। उसके दुश्मन तुम्हारा यूज़ उसके खिलाफ करेंगे। तुरंत मीरा ने पलट कर पूछा, अगर तुम ये सब जानती हो तो फिर तुम खुद उससे शादी क्यों करना चाहती हो जब तुम उसे लव भी नहीं करती? इज़ाबेल ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, मेरे बहुत दुश्मन हैं और ये मत भूलो कि मैं बॉस डोमिनिक की वाइफ हूँ। मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए। हाँ, मुझे पता है तुम सब मुझे सेल्फिश समझते हो, लेकिन मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बेटे को बचाना चाहती हूँ, इसलिए टेंशन मत लो। तुम चली जाओगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और रफ़ाइल को भी, अपने तरीके से। इतना कहकर वो चेक बेड पर रखकर चल दी। मीरा अपनी मदर के पास बैठी रही और फिर वो टूट कर रो पड़ी। उसने आंसुओं के बीच कहा, माँ, आपको पता है, मैंने एक ऐसे आदमी को जाना जिसे पूरी दुनिया हार्टलेस माफिया बॉस कहती है, लेकिन मेरे साथ वो दुनिया का सबसे जेंटल आदमी था। उसने मुझे कितनी चीज़ें सिखाईं, उसने मुझे हर चीज़ से बचाया, खुद से भी। मैं सिर्फ उसे अपना बनाना चाहती हूँ, लेकिन इज़ाबेल सही कह रही है, अगर मैं उससे लव करती रही तो मैं ही उसकी बर्बादी बन जाऊंगी, मैं ही उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगी।
और तभी जैसे खुदा ने उसकी पुकार सुन ली हो, उसकी मदर ने उस लंबे कोमा के बाद आंखें खोल दी। मीरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसी पल उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी मदर को लेकर सिटी से बहुत दूर भाग जाएगी, हमेशा के लिए। रात को वो आखिरी बार बॉस की बाहों में थी। रफेल उसके कान के पास धीरे धीरे वादे कर रहा था, मीठी बातें कर रहा था। कह रहा था कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा, कभी उसे अकेला नहीं करेगा, किसी को भी उन दोनों को अलग करने नहीं देगा। ओ बॉस, काश तुम्हें पता होता कि वो तुम्हें छोड़कर जाने वाली है। लेकिन उसी बीच औरत की मूवमेंट्स अचानक बहुत ज्यादा बोल्ड और स्लाई हो गई। रफेल एक झटके से पीछे हटा, जैसे उसे करंट लग गया हो। फिर उसने सख्त नजर से देखकर कहा, तुम मीरा नहीं हो। और ऑफ कोर्स उसी पल वो चालाक लुक सामने आ गई। इजाबेल ने सीधा कहा, ऑफ कोर्स मैं मीरा नहीं हूं, क्योंकि वो मेरा पैसा लेकर काफी देर पहले ही चली गई। उसने तुम्हें मुझे बेच दिया रफेल, कितने मिलियंस में। ये सुनकर रफेल का गुस्सा फट पड़ा। उसने तीखी आवाज में पूछा, तुमने उसे एग्जैक्टली क्या कहा। लेकिन उसी वक्त उसका बेटा रो पड़ा और उनकी बात बीच में ही रुक गई। तब रफेल ने उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को चाइना भेज रहा हूं। वहां तुम्हारे लिए ज्यादा सेफ होगा, क्योंकि ऑनेस्टली मैं तुम्हें कभी उस नज़र से देख ही नहीं सकता जैसी तुम चाहती हो। मैं हमेशा तुम्हें अपने फादर की वाइफ ही समझूंगा, या सीधा कहूं तो अपनी माँ की तरह। ये सुनकर इजाबेल का चेहरा उतर गया। वो दुख और गुस्से के बीच फंसकर बोली, तुम मीरा से प्यार करते हो, इवन आफ्टर नोइंग कि उसने शुरू से तुम्हारा यूज किया। रफेल ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए जवाब दिया, हाँ ऑफ कोर्स आई लव हर। अगले दिन वो मीरा से मिलने गया, उसके ट्रैवल करने से पहले। जैसे ही वो उसके सामने खड़ा हुआ, उसने कहा, मैं तुमसे बस एक बात कहने आया हूँ, और प्लीज बीच में मत टोकना। मैं जो कहना चाहता हूँ वो कह लूंगा, उसके बाद तुम जो चाहो करना। मीरा चुप रही, वो उसकी बात सुनना चाहती थी। रफेल ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे पता है तुमने मेरा यूज किया, पैसे के लिए मेरे करीब आई, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी इस बात को उस तरह से माइंड ही नहीं किया। मैं खुद तुम्हें यूज करने देता रहा जिस तरह तुम चाहती थी, और फिर मैंने उस सब को भुला दिया। वो सब अब पास्ट है। और जहाँ तक इजाबेल और उसके बेटे की बात है, मैं उन्हें चाइना भेज रहा हूँ, क्योंकि मैंने उससे कभी उस तरह लव किया ही नहीं जैसे तुमने सुना। कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हें कभी किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं समझा। मैंने तुमसे प्यार किया है, सिर्फ तुमसे। फिर उसकी आवाज और धीमी हो गई। तुमने मुझे याद दिलाया कि प्यार क्या होता है, जब मैं लगभग अपनी सारी फीलिंग्स भूल चुका था। बिलीव मी, मैं तुम पर यह फोर्स नहीं करूंगा कि तुम मुझे प्यार करो, लेकिन मैं दिल से ये उम्मीद करता हूं कि तुम मुझसे प्यार करो, मेरे साथ रहो और मुझे छोड़कर मत जाओ। बस जो कहना था कह दिया। मीरा काफी देर तक उसे देखती रही। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, जब आपकी बात खत्म हो गई है और मैंने आपकी रिस्पेक्ट की, तो अब आपको भी मेरी चॉइस की रिस्पेक्ट करनी होगी। और इतना कहकर वो पलटकर चल दी। रफाइल वहीं खड़ा रह गया। उसके दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। क्या वो ब्रिज से कूद जाए? क्या करे वो अपने दिल का, जो सिर्फ उसी का नाम ले रहा था? लेकिन तभी मीरा वापस पलटकर उसके पास आ गई और उसने उससे देखते ही कहा, यू इडियट, ऑफ कोर्स मैं आपको ही चूज करूंगी, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी में आप ही मेरी बेस्ट चॉइस रहे हो। बस इतना सुनना था कि रफाइल ने उसे तुरंत अपनी बाहों में भर लिया। वो हंसी और रोने के बीच बोला, तुमने मेरा दिल सीधा पैरों तक गिरा दिया वुमन। मीरा ने भी हल्का सा तंज किया, अच्छा, महीनों से आप मेरे दिल और फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे, तो अगर मैंने थोड़ा सा आपका दिल हिला दिया तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तभी अचानक उसने अपनी मदर को उन दोनों की तरफ आते देखा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। आखिरकार रफाइल के पास एक वार्म फैमिली थी, प्यार से भरी हुई। साथ चलते हुए मीरा ने उससे पूछा, आप सच में मेरा रिबन हर रोज अपने हाथ पर बांधते हो? आपको शर्म नहीं आती कि लोग देखेंगे? रफाइल ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया, मुझे शर्म क्यों आएगी? ये प्रोटेक्टर का शील्ड है और लकी चार्म भी। और फिर वो दोनों साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते गए, जिंदगी के रास्ते पर। और इस तरह खून, धोखे और पावर के इस अंधेरे खेल के बीच मीरा लॉरेंट और रफाइल सोरेल की कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है। एक ऐसी कहानी जहां प्यार भी जंग था, वफादारी भी इम्तिहान थी, और जीतने के लिए सिर्फ दुश्मनों से नहीं, अपने दिल से भी लड़ना पड़ा। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इस मोहब्बत को कभी सुकून मिलेगा, या रेवनस्पॉट की अंधेरी दुनिया इन्हें फिर से किसी नई तबाही की तरफ खींच लेगी? मैं हूं लियाना रोज, और मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ।